आगे हम देखते हैं कि रात के समय तक वह फैमिली वापस सिल्वर ड्रैगन कैसल पहुंच चुकी थी। सबसे पहले वे अपने बच्चों को उनके बिस्तर पर आराम से सुला देते हैं। दोनों बहनें भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से सो रही थीं। इसके बाद रोज उनके कमरे का दरवाजा बंद करती है। तभी बाहर खड़ा लियोन मुस्कुराकर कहता है, मेरी बात सुनो, क्या तुम आज मुझे उस कल वाली वीडियो का लाइव परफॉर्मेंस दे सकती हो? दरअसल आज लियोन का प्लान था कि रोज की डार्क हिस्ट्री का इस्तेमाल करके उसकी शर्मनाक पास्ट को सामने लाकर उसे थोड़ा टॉर्चर किया जाए। वह उस वीडियो में छोटी रोज की एक्टिंग करते हुए कहता है, क्या कहा था उसने? हाँ, मुझे नहाना बहुत पसंद है और नहाते नहाते अपनी टेल को अच्छे से साफ करना, फिर बाथटब में बबल्स फैलाना, यही कहा था ना तुमने, गाना गाकर। ये सुनकर रोज एकदम आग बबूला हो जाती है और गुस्से में लियोन पर चिल्लाने लगती है। फिर सीन थोड़ा सा पास्ट की ओर शिफ्ट होता है, जहां दिखाया जाता है कि लियोन ने यह रिकॉर्डिंग आखिर देखी कब थी। कुछ दिन पहले रेड ड्रैगन कैसल में रात के वक्त ईशा ने बच्चों को कहा था कि आज वे लिटिल रोज की बाकी मज़ेदार वीडियोस देखेंगे। वीडियो शुरू होते ही हम देखते हैं छोटी ईशा को, जो फटाफट बाथरूम की तरफ जा रही थी। अंदर पहले से रोज मौजूद थी और वह नहाते नहाते गाना गा रही थी, मुझे नहाना पसंद है, मुझे गाना भी पसंद है और शैम्पू के साथ साबुन लगाना भी बहुत पसंद है। ये सब देखकर हंसते हंसते लियोन बोला, वाह, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम्हारा गाने का तरीका तो कमाल का है, इससे अच्छा गाना तो मगरमच्छ गा लेता होगा। लियोन की हंसी से परेशान रोज वाइज गुस्से में उन सभी रिकॉर्डिंग्स को तबाह करने के लिए जाने लगती है, लेकिन पीछे से उसकी ताकतवर बड़ी बहन आकर उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं, ये हमारी फैमिली का ट्रेजर है, हम इन्हें हमेशा संभाल कर रखेंगे। कुछ पलों की बहस के बाद वे रिकॉर्डिंग्स रोज के कहर से बच जाती हैं। अब वर्तमान में लियोन को यह सब याद आ रहा था और वह जोर जोर से हंस रहा था। सच में कितनी बचकानी बातें थीं ये। उसकी हंसी देखते देखते रोज का गुस्सा बस और भी बढ़ता जा रहा था और अपने मुक्के को कसते हुए वह शांत होती है और कहती है, लियोन, कॉस्मोड इतनी बातें कर रहे हो, कहीं तुम आज ज्यादा फरी तो नहीं हो? फिर वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लियोन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी रोज ने उसे कसकर पकड़ा और दीवार से जोर से सटाकर पूछा, क्या तुम तैयार हो? लियोन उसके एक्सप्रेशन से ही समझ गया कि उसने रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये काफी हानिकारक हो सकता था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो अच्छी तरह जानता था। अपना मुक्का कसते हुए रोज वाइस कहती है, शायद अब वह काम करने की बारी आ गई है जो हमने मेरी बहन के घर में पूरी तरह से नहीं किया था, क्योंकि आधी रात को हमें डिस्टर्ब कर दिया गया था। लियोन उसकी ओर देखते हुए सोच रहा था, ये औरत सच में इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती है, खतरे से बाहर निकलना ही बेहतर होगा। यही सोचकर वह फटाफट वहां से दुम दबाकर भागने लगा, लेकिन पीछे से रोज वाइस ने आवाज लगाई, रुको। लियोन तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा बंद ही करने वाला था कि अचानक रोज का हाथ बाहर से आकर दरवाजे को रोक लेता है। ताकत लगाकर उसने दरवाजा खोला और गुस्से से बोली, देखो, अब जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें पूरे 10 मिनट देती हूँ तैयार होने के लिए। फटाफट जाकर नहा कर आओ और फिर मेरे कमरे में आओ। आज तुम्हारी टीचर मिलकर तुम्हें एक लेसन देने वाली है, एक ऐसा लेसन जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे मेरे पास्ट से सताने की गलती का अंजाम क्या होता है। उसकी बातें सुनकर लियोन समझ चुका था कि रोज वाइस टीचर टीचर कहकर किसी तरह का रोल प्ले कर रही थी। इसके बाद उसने जोर से दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। और उसके जाने के बाद अपनी तरफ देखता हुआ, अपनी कैंची सी चलने वाली जुबान को कोसता हुआ लियोन कहता है, आखिर मेरा मुंह भी कैसा है जो बेमतलब का लोगों को परेशान करता है और उसकी सजा बाद में मुझे भुगतनी पड़ती है। और फिर वह कहता है कि उसे लगा नहीं था कि रोज वॉइस इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेगी। पर खैर, इससे एक ही बात पूरी अच्छे से पता चलती थी कि उसकी यह डार्क हिस्ट्री उसे परेशान करने के लिए कितनी ज्यादा मजेदार थी, जिसका हो सके तो वह भविष्य में फिर से कभी इस्तेमाल करना चाहेगा। और फिर तैयार होता है जंग में जाने के लिए। वह कहता है, भले ही इस डिफेंस को तोड़ने का हर्जाना प्राइस मेरे शरीर को चुकाना पड़े, पर यह शरीर बस एक सैक्रिफाइस है जिसे मैं एक ताकतवर ड्रैगन को हराने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और फिर वह रोता हुआ नहाने के लिए कपड़े उतारने लगता है, ये जानता हुआ कि आज उसकी बॉडी पूरी तरह से थकने और टूटने वाली थी। पर खैर, तब भी जो भी हो, जब तक वह ड्रैगन क्वीन को अनकंफर्टेबल कर सकता था, वह कोई भी कीमत देने को रेडी था। और यहाँ पर अपने कमरे के शावर के अंदर हम रोज वॉइस को भी नहाता हुआ देखते हैं, जो कि आज बहुत ही अच्छे मूड में थी और फिर से कुछ वैसे ही बचपन वाला गाना गा रही थी। और दोनों ही अब उस जंग के लिए तैयार थे जो आज रात को होने वाली थी। और फिर ठीक 10 मिनट बीतने के बाद लियोन उसके कमरे में एंटर कर जाता है और हम लियोन को उसके बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं, जो एक आंख बंद कर
ऊपर देखता हुआ कहता है, रोज वॉइस इतना भी ज्यादा बेरहम मत बनो। और उसके सामने ही हम रोज को खड़ी हुई देखते हैं, जिसने आज पूरी तरह से टीचर का कॉस्प्ले कर रखा था और अपने हाथ में सजा के तौर पर वह रोल प्ले का टूल भी पकड़ रखा था। और वह लियोन को कहती है कि लियोन को उसे टीचर रोज वॉइस बुलाना है, वरना वह उसे सजा देगी। यह सुन लेटा हुआ लियोन कहता है, टीचर ये बात है, तुम एक्टिंग करने में ज्यादा ही बढ़िया नहीं हो, फीमेल ड्रैगन, कहीं ये भी तुम्हारी स्किल्स में से कोई एक तो नहीं। जो बात सुनकर रोज वॉइस एक सख्त टीचर की तरह गुस्सा हो जाती है और शिकायत करती हुई उस वीप को सीधा लियोन के कंधे पर मारती है, जिससे लियोन भी हल्का सा चीख पड़ता है। और फिर उस चाबुक को उसके गले पर सहलाती हुई बिस्तर के ऊपर चढ़ती हुई वह उसे कहती है, देखा, अपनी टीचर को गलत नाम से बुलाने पर क्या सजा मिलेगी। लगता है कि तुम अभी अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ नहीं पा रहे लियोन, शायद यहाँ पर तुम्हारी टीचर को और भी सख्त बनना पड़ेगा। और उसे यह रोल प्ले आनंद लेते देखता हुआ लियोन भी सोच रहा था कि इस चाबुक से दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, पर जब भी रोज इससे उसे छूती थी उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता था कि आखिर वह अपने जीवन में क्या कर रहा था। कि तभी लियोन सिचुएशन को समझ जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली में ये फीमेल ड्रैगन क्या करना चाहती थी। वह था इस रोल प्ले वाली गेम से उसे ह्यूमिलिएट करना, ताकि लियोन को यहाँ पर अपने आप पर बेइज्जती महसूस हो। उसके सामने अब लिपस्टिक लगाकर, सीनियर टीचर के कपड़े पहनकर रोज यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट टीचर का रोल प्ले कर रही थी, और वह यहाँ पर एक जिद्दी और नॉटी स्टूडेंट था जो गलतियां करता है और कभी कभार जिद करके बात भी नहीं मानता, जिसके बाद में टीचर उसे सजा देगी। और अगर उसे इस रोल प्ले वाली गेम को जल्दी खत्म करना था तो उसे बस रोज वॉइस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना था, ताकि वह रोज वॉइस को दिखा सके कि उसके ऊपर इन चाबुक का असर नहीं होगा। वह जानता हुआ वह हल्का सा ऊपर उठता है और रोज वॉइस अपनी विप सहलाती हुई उससे पूछती है कि उसे यहाँ पर अपनी गलती तो पता है ना। और फिर हल्का सा मुंह फेरते हुए, शर्माते हुए लियोन कहता है, हाँ, मैं अच्छे से जान चुका हूँ मेरी गलती। मुझे माफ़ कीजिएगा टीचर रोज़ वॉइस, मैं आज से पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगा और आपकी हर बात मानूंगा और कभी भी अपनी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। जो सुनकर अपना चश्मा उतारती रोज़ वॉइस कहती है कि अगर लियोन बात को समझ ही चुका था तो उसे अपना होमवर्क अब सबमिट करवा देना चाहिए। जिस बात से लियोन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर अब रोज़ का होमवर्क से क्या मतलब है, और इस रोज़ को भी होमवर्क की जगह उससे आखिर क्या सबमिट करवाना था। जो कन्फ्यूजन देखकर रोज़ कहती है कि अभी तो लियोन बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था अच्छे से पढ़ाई करने की, पर वह अपना होमवर्क तक भी नहीं करके आया। जिस पर लियोन उससे कहता है कि अगर टीचर रोज़ वॉइस एक बार फिर से उसे होमवर्क बताएंगी तो वह उसे बिल्कुल अच्छे से करने के लिए रेडी है। अपना विप और चश्मा एक टेबल पर रखकर रोज़ वॉइस कहती है कि बेशक एक अच्छी टीचर होने के नाते उसका फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने स्टूडेंट की गलतियों को समझे और उसे एक और मौका दे। और फिर वह लियोन के ऊपर चढ़ती हुई उसके ऊपर आते उसे बताती है कि आज का होमवर्क काफ़ी खास था, कि लियोन को उसके ड्रैगन मार्क को चमकाना था, यानी कि उसकी फीलिंग्स को उजागर करना था। और फिर उसके चेहरे के करीब आते ही अपनी उंगलियों से उसे सहलाती हुई कहती है कि अगर लियोन ये चीज़ करने में नाकामयाब हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। जिस पर लियोन कहता है, टीचर तुम्हें क्या लगता है कि मैं आपका यह ड्रैगन मार्क नहीं चमका सकता? तो लगता है दिखाने का वक़्त आ चुका है। और फिर लियोन का हाथ उसकी कमर के ऊपर जाता है और उसे हल्का-हल्का सहलाना शुरू हो जाता है। और अपने मन में ही लियोन सोच रहा था कि इतनी सारी रातें इकट्ठे बिताने के बाद तो अब तक वह अच्छी तरह से जान चुका था रोज़ वॉइस के हर एक सेंसिटिव स्पॉट्स का। और वैसे लियोन अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाता है, अपनी उन स्किल्स का पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, और रोज़ वॉइस अपने पूरे शरीर में एक टिंगलिंग सा एहसास को महसूस कर पा रही थी। और उस एहसास को महसूस करती रोज़ खुशी से मुस्कुराती, ब्लश करती कहती है कि लियोन तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जल्दी सीख चुका है। और वैसे ही उसके सीने पर चिपकता लियोन उसे थोड़े और टाइम तक उस एहसास को महसूस करवाने का काम जारी रखता है। और उस कुछ पलों के बाद लियोन रोज़ की तरफ ऊपर चेहरा उठाता हुआ कहता है कि उसने अपना होमवर्क अच्छी तरह से पूरा किया है, तो क्या आज के लिए इतना काफ़ी है? पर रोज़, जो कि बहुत ही एक्साइटेड हो चुकी थी, मुस्कुराती अपने चेहरे पर हाथ रखती हुई बताती है कि यह तो बस प्री क्लास की एक्सरसाइज थी, असली होमवर्क तो अभी तक लियोन ने सबमिट भी नहीं करवाया था। और वैसे ही सहलाती हुई वह अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ बढ़ाती है। पर उसकी तरफ देखता लियोन कहता है, हाँ, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा ही था तुम यहाँ कहाँ रुकने वाली हो। और जानता था कि वह फीमेल ड्रैगन उसे छोड़ने नहीं वाली, लियोन खुद को सर्व करता है। और आज की रात एक बार फिर से वह ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग हीरो लियोन एक बार फिर से सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोज से हार चुका था। और तभी लियोन का वो ड्रैगन मार्क चमकना भी शुरू हो जाता है।
जो देखता लियोन भी कहता है कि शायद ये सारा का सारा कसूर उस ड्रैगन मार्क का ही था कि अब उसके भी होंठ सूखने शुरू हो चुके थे और उसकी बॉडी अपने आप पर और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं पा रही थी और इस एहसास को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और वैसे ही वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लियोन उसे बिस्तर पर पूरी तरह से धकेल कर नीचे की तरफ करता है। जो देखती रोज उसे बताती है कि लियोन तो यहाँ पर सच में एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट था जो अपनी टीचर से पंगे ले रहा था, जिस पर लियोन रोल प्ले करता हुआ बताता है कि आखिर मैंने गलत ही क्या किया है टीचर, मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती थी। जिस पर रोज बिल्कुल हाँ करती है और उसे अपना काम जल्द से जल्द करने को कहती है। और खैर, आगे जो होता है आप सब जानते हैं। एनीवे, कुछ टाइम बाद दोनों को बिस्तर पर देखते हैं और रोज वॉइस आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी और लियोन बैठा ऊपर देखता, चैन की सांस लेता कहता है कि चलो, ये काम तो पूरा हुआ। और फिर वहाँ से जाने की तैयारी करता, अपने कपड़े पहनते हुए वह रोज वॉइस को कहता है, टीचर, आज का होमवर्क मैंने आपको जमा करवा दिया है, तो अब मेरा क्लास से जाने का टाइम हो चुका है। कि तभी रोज वॉइस का हाथ आकर लियोन को पकड़ लेता है और अब पीछे मुड़कर देखता, लियोन सोच रहा था कि आखिर रोज को अब क्या काम था जो उसे जाने से फिर से रोक रही थी। कि बिस्तर में मज़े से लेटी रोज उसे कहती है कि जो लियोन ने अभी अभी जमा करवाया था वह तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होमवर्क था, तो अभी बाकी क्लासेस बाकी हैं और लियोन को 6 बारी और होमवर्क को जमा करवाना है। जो सुनकर लियोन कहता है, क्या क्या बोला तुमने, कितनी बार अभी जमा करवाना है टीचर, इतना होमवर्क लेकर क्या करोगी। जिस पर मुस्कुराती रोज कहती है कि लियोन को तो खरुश होना चाहिए कि उसकी टीचर उसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी, पर इतना होमवर्क लेकर लियोन को एक अच्छा स्टूडेंट बना रही थी। और वो रात लियोन के लिए बहुत ही लंबी भी थी, जहाँ पूरी रात होमवर्क करके वो थक चुका था। और जैसे ही सुबह होती है तो खिलखिले खूबसूरत सूरज के साथ साथ हम रोज का खिलखिला चेहरा देखते हैं, जिस पर खुशी और संतुष्टि साफ जाहिर थी। पर उसके बगल में ही लियोन था, जिसके चेहरे पर रात के घने चांद जैसे गहरे गड्ढे हो चुके थे। आंखें काली सूख चुकी थीं, चलने में उसे मुश्किल हो रही थी और कमजोरी उसकी रगों में दौड़ रही थी। कि तभी उनके सामने खड़े उन दोनों के बच्चे उन्हें देखकर हैरान थे। और मून पूछती है कि आखिर डैडी की आंखों में ऐसे काले गड्ढे क्यों बन चुके हैं। और नोहा उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे लियोन पूरी रात जाग रहा था और मजदूरी कर रहा था। जो सुनता परेशान हुआ लियोन कहता है, हाँ बच्चों, क्या बताऊं तुम लोगों को, दरअसल मैं कल पूरी रात तक अपना होमवर्क फिनिश कर रहा था, जिसके चक्कर में मेरी ये हालत हुई है। तभी रोज कहती है, टाइम टाइम पर पढ़ना चाहिए। जो सुनते ही कंफ्यूज हुई मून अपनी माँ से पूछती है कि आखिर क्या बड़ों को भी होमवर्क करना पड़ता है। जिस पर प्राउड हुई रोज बताती है कि बेशक बच्चों की ज़िंदगी में अपनी तरह का होमवर्क था और बड़ों की ज़िंदगी में अपनी तरह का, जो दोनों ही टाइम टाइम पर करना ज़रूरी होता था। जो बात सुन मून और नोहा दोनों ही गहरी सोचों में चली जाती हैं कि आखिर रोज किस चीज़ की बात कर रही है। कि तभी मून ने एक कमाल की बात नोटिस की थी। वह अपना हाथ खड़ा करती कहती है कि मून ने एक कमाल का पैटर्न नोटिस किया था कि जब भी उसकी मम्मी एकदम ही अच्छी कंडीशन में होती है तब उसका डैडी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, और जब डैडी अच्छी कंडीशन में होता है तब उसकी मॉम बहुत कमज़ोर हो जाती है। जो चीज़ हर बार हुई थी। जो कमाल की बात सुनकर दोनों हैरान थे। लियोन मून का सर सहलाकर उसकी तारीफ करता कहता है, मेरी कमाल की बच्ची, तुम तो हद से ज़्यादा ही स्मार्ट हो। क्योंकि शायद ये ऐसा सच था जिसे लगातार देखने वाले लोग अच्छे से समझ पा रहे थे। और फिर मून पर एकदम प्राउड हो लियोन कहता है, अगर किसी की भी कभी हिम्मत हो ये कहने की कि मेरी बच्ची क्यूट नहीं है, तो तुम्हारा डैडी सबसे पहले होगा उसे पीटने वाला। अपने डैडी की ये बात सुनकर मून भी एकदम प्राउड थी। वह सोचती है कि आ जाओ, जिसे भी मुझसे भिड़ना है मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। कि तभी नोहा ऊपर आसमान की तरफ देखती है। उसे लेने के लिए वहां पर वो ड्रैगन आ चुका था, क्योंकि नोहा तो घर में बस छुट्टियों में आई थी और अब उसका वापस स्कूल जाने का टाइम हो चुका था। और फिर अपनी फैमिली की तरफ मुड़ती वह अपनी मॉम और मून को बाय करती है, जहाँ रोज़ कहती है स्कूल में इस बार अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखने को। और एक्साइटेड उसकी सिस्टर मून कहती है, सिस्टर जब भी मौका मिले जल्दी वापस आना, फिर आकर मून के साथ खेलना, क्योंकि आपके जाने के बाद मून आपको बहुत ही मिस करेगी। और लियोन भी उसे देखता कहता है, स्कूल में अपना एकदम अच्छे से ध्यान रखना और साथ ही अगले वीकेंड जल्द से आ जाना। जो बात मानती शर्माती नोहा भी अपनी डैड की यह बात सुनकर खुश थी और वह सर हिलाती इस बात पर हाँ करती है और फिर वहाँ से जाने को रेडी हो जाती है। और वही रेगुलर सिस्टम से वो ड्रैगन उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है और उस बड़े ड्रैगन के ऊपर बैठकर वह वहाँ से जाने लगती है। और लियोन की गोद पर बैठी मून अपनी बहन को गुड बाय करती है। और लियोन मून की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि अब उसकी बहन तो अपने स्कूल जा चुकी थी, तो अब उन्हें साथ में क्या करना चाहिए। और मून अपने ख्यालों में डूबी सोच रही थी कि
डैडी आजकल काफ़ी कमज़ोर से रहते हैं और मॉम इस बारे में काफ़ी चिंतित हैं, तो यहाँ पर उसे कमाल का आइडिया आया था। वह यहाँ पर एक बहाना बनाकर अपने डैड को एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करेगी, ताकि उसके डैड वापस से फटाफट ताकतवर हो पाएँ और मॉम को भी उनकी चिंता कम हो जाए। और फिर उसका हाथ पकड़कर वह उसे ले जाती कहती है, डैडी चलो फटाफट ट्रेनिंग ग्राउंड पर चलते हैं और वहाँ पर आज हम ट्रेनिंग करेंगे। जिस बात पर लियोन भी मान जाता है और ये देखती है कि लियोन वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज करने वाला था। पीछे खड़ी रोज़ को भी ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और वह फैसला करती है उनके साथ जाकर देखने का कि आखिर वो बाप बेटी ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर क्या करने वाले हैं। और उस सिल्वर ड्रैगन कैसल के ट्रेनिंग ग्राउंड में हम लियोन को मून के साथ कसरत करते हुए देखते हैं और अपनी कमर की एक्सरसाइज करता वो काउंट करता हुआ मून को एक्सरसाइज करना सिखा रहा था। और मून ना समझ पूछती है लियोन से कि आखिर वह ये वाली एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं जिससे उनका कुछ ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा। फिर अपने हाथ की कसरत करता मून को उसे भी कॉपी करने को कहता है। लियोन उसे बताता है कि मून, हमें कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने शरीर को पूरी तरह से गर्म कर लेना चाहिए और स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है बॉडी को रिलैक्स करने का, जिससे हमें कभी भी एक्सरसाइज के दौरान कोई भी चोट लगने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। जिस बात को एकदम अच्छे से समझती है मून, समझदारी से बताती है कि यहाँ एनालिसिस पूरे हुए और वह पूरी जानकारी समझ गई कि तभी वहाँ पर ऐना के साथ रोज आती है, नए बेल्ट और नए स्पोर्ट्स वाले कपड़ों में। और एकदम मुस्कुराती वह प्राउडली कहती है कि वह भी उनके इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनना चाहेगी और देखना चाहेगी कि कौन कितना काबिल है। और उसे देखकर मून बहुत ही खुश होती कहती है, क्या मॉम, हम भाग दौड़ करने वाले हैं? क्या आप भी इस रनिंग का हिस्सा बनना चाहती हैं? कि मून का सर सहलाते हुए वह उसे कहती है कि बिल्कुल सही कहा। देखो मून, अब तुम्हारी माँ भी इसमें हिस्सा लेने वाली है, तो तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी वरना तुम पीछे छूट जाओगी। जिस बात पर मून एक्साइटेड होकर कहती है कि नहीं मम्मी, नहीं, आज आज मैं अपनी माँ तक से भी नहीं हारने वाली। लियोन वहां दूर से बस उसे घूरे ही जा रहा था और फिर बातचीत का हिस्सा बनता। वह रोज से पूछता है, क्या तुम पक्का इस चीज में हिस्सा लेना चाहोगी, क्योंकि तुम तो सारा दिन बस ऑफिस में बैठी रहती हो और अपने शरीर को ज्यादा चलाती तक नहीं। तो ध्यान रखना, कहीं थोड़ा सा चलते ही तुम्हारा पैर न फिसल जाए। जिस पर वापस से लियोन को चिढ़ाने की कोशिश करती रोज लियोन को कहती है कि पिछले वाले मैच के दौरान को याद किया जाए तो वह साफ साफ पिछली बार की लड़ाई में उसकी विजेता बनी थी। जिस पर लियोन मना करता कहता है कि वह अचानक से विजेता बनी थी और साथ ही साथ उसने लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जिस पर रोज कहती है कि अब मौका है लड़कर वापस दिखाने का कि कौन किस चीज़ के बराबर है। कि पीछे से मून भी तैयार होकर आती है और अपने मॉम और डैड को साफ बोलती है, आ जाओ देखते हैं फिर कौन जीतता है, क्योंकि यहाँ पर तो वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जो शब्द उसके सुनते ही लियोन उसके मुंह में हाथ रखता उसे बताता है कि मून, तुम बच्चे हो और प्यारे और अच्छे बच्चों को कभी भी मारपीट और खून खराबे की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर मून लियोन से पूछती है कि आखिर क्यों नहीं, और क्या सच में डैड मून को नहीं हरा सकते। जो बात सुनकर लियोन भी सोचता है कि आखिर सच में इस बच्ची का इन मारपीट और हार जीत वाली चीज़ों में इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर अपनी बात को साफ करता लियोन मून को कहता है, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं हरा सकता, ये तो बस एक बहाना है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारा डैड मॉम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो इसलिए वह उसे हर बार जाने देता है। समझे ना, प्यार ऐसी चीज होती है। कि तभी रोज की टेल इस बात को सुनकर सीधा जमीन को चीरती चीरती इरिटेट होती हिलती है और फिर वह लियोन को आवाज लगाती कहती है कि अगर वह यहाँ पर अपने बच्चों से इतनी झूठी और बड़ी-बड़ी बातें कर ही रहा था, तो आखिर वह उसके साथ कम्पीट करके देखता क्यों नहीं कि आखिर असल में कौन ज़्यादा देर तक भाग सकता है। यानी एक हिसाब से वह यहाँ पर फास्ट रनिंग की रेस नहीं करने वाले थे, बल्कि एंड्योरेंस स्किल की, कि कौन कितनी देर तक भागता टिक पाएगा। जिस पर तैयार होता लियोन कहता है, हाँ बात तो सही है, पिछली बार का कंपटीशन किसी और तरह का था, तो यहाँ पर इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि ताकत और टेक्निक को छोड़कर आखिर एंड्योरेंस का चैंपियन कौन है। और फिर तीनों ही उस ज़्यादा देर तक भागने वाली रेस में पार्ट लेने के लिए रेडी थे। मून भी उनके साथ ही पार्टिसिपेट कर रही थी और कॉन्फिडेंट थी कि वह ज़्यादा देर तक टिक पाएगी। और यहाँ पर एना उन्हें पोजीशन में खड़ा करती है और फिर काउंटिंग मार्क को चालू कर गेट सेट रेडी गो कर देती है और वह तीनों वहीं भागना शुरू हो जाते हैं। और मून, जिसे पता नहीं था कि यह एक एंड्योरेंस का कंपटीशन था, वह पूरी तेजी से भागती है और अपने पेरेंट्स से आगे निकल जाती है। और बेशक मन ही मन बेचारी को लग ही रहा था कि उसकी स्पीड इतनी है कि उसके मॉम और डैड बेचारे पीछे रह गए। कि यहाँ पर रोज को चिढ़ाता हुआ लियोन उसे तानाशाही तरीके से कहता है, रोज, तुम्हारी टेल कितनी बड़ी है, देखना पैर के नीचे ना आ जाए और तुम घूमते लिपटते पीछे जाकर गिर जाओ।
जिस बात का रोज वापस रिप्लाई देती कहती है कि यह टेल तो एक्चुअली में उसे बैलेंस बनाने में मदद करती है और उल्टा उसे गिरने और स्लो होने से रोकती है, जिससे उल्टी लियोन की यहाँ पर डिसएडवांटेज थी और इसीलिए अब वह उसे ताना मारती है लियोन को अपनी टेल दिखाने का, जिससे बेशक वह किस चीज़ की बात कर रही थी लियोन समझ जाता है और उसे कहता है कि रोज़, तुम्हें हराने के लिए मुझे कोई भी ड्रैगन टेल की ज़रूरत नहीं है। और फिर 2 राउंड के चक्कर मारने के बाद मून की एकदम बुरी हालत हो गई थी और वह साइड में आकर बैठती कहती है, हम हम मून अब नहीं भाग सकती। और उसे इतनी मेहनत करता देखकर ऐना प्यार से उसके पास आकर उसे पीने के लिए ड्रिंक देकर कहती है, यूरेनस मून, आपने पहले ही बहुत ही मेहनत की है, जो इतनी उम्र में काफ़ी लाजवाब है। और फिर वह दोनों साइड में खड़े होकर हर मैजेस्टी और प्रिंस को सपोर्ट करने की बात करती है। और मून और ऐना दोनों ही देखते हैं कि रोज लियोन से थोड़ी आगे की तरफ भाग रही थी और वह दोनों के दोनों ही बिना रुके बस भागे ही जा रहे थे। और लियोन भागता हुआ अपने मन में सोच रहा था, अब मुझे पता चला है कि सिल्वर ड्रैगन क्लैन के पास सबसे ज्यादा काबिलियत थी, तो वह थी उनकी स्पीड, जिससे मुझे अब पता चला है कि भागने में देखा जाए तो रोज के पास मुझसे ज्यादा एडवांटेज है। पर फिर भी लियोन के पास यहाँ पर कोई भी हार्ड चॉइस नहीं थी इस कंपटीशन को जीतने के अलावा, क्योंकि उसने पहले ही बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। इसीलिए वह अपनी स्पीड को बढ़ाना चालू करता है और फटाफट भागकर रोज वॉइस से आगे की ओर जाने लगता है और उसकी तरफ घूरता पक्का फैसला लेता कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगाई है, अब मैं इस कंपटीशन को नहीं हार सकता। कि फिर से ही रोज वॉइस पूरी तेजी से आकर उसे कैचअप करती धक्का मारती है और वह दोनों ही एक दूसरे को इधर उधर धकेलते हुए बराबरी में दौड़ने लगते हैं। और लियोन पूरी कोशिश करता है अपने ड्रैगन स्लेयर के फैसले को खत्म न करने का, पर 20 मिनट लगातार पूरी तेजी से भागने के बाद लियोन थका हारा जमीन में आ गिरता है। वह थक चुका था, इसलिए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और उसके सामने हम देखते हैं कि रोज अभी भी अपने कदमों पर खड़ी थी। थकी हुई वह भी लियोन से कहती है कि शायद अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि स्पीड और एंड्योरेंस किसकी ज्यादा है। नीचे गिरा लियोन कहता है, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। जिस पर मुस्कुराती रोज उसे कहती है, यह ठीक है, अगर तुम स्वीकार नहीं करना चाहते तो तुम वापस उठकर मेरे साथ फिर से आगे की रनिंग कर सकते हो और देखते हैं कि फिर तुम मुझे कब हराते हो। जिस पर लियोन उसे कहता है कि उसे बस प्रैक्टिस करने के लिए 2 दिन चाहिए और फिर उसके बाद वो पक्का उसे हरा देगा। जिस पर प्यार से उसके पास बैठी रोज उसे कहती है कि 2 दिन छोड़ो, बल्कि मुझे लगता नहीं कि 2 सालों के अंदर भी तुम्हारी स्पीड मेरी बराबरी कर पाएगी। जिस पर लियोन कहता है, तुम्हें लगता होगा, पर मैं तुम नहीं हूँ। अगर कोई भी इस बात पर ना करेगा, मैं उस चीज़ को करके दिखाऊंगा। फिर अपनी टेल से लियोन के चेहरे को सहलाती रोज लियोन से पूछती है कि क्या आज रात लियोन परफॉर्मेंस कर पाएगा, जिसका मतलब लियोन को समझने में कुछ पल लगते हैं कि वह उसी परफॉर्मेंस की बात कर रही थी जिससे वह गुस्से में उठता चिढ़ता कहता है, क्या कह रही हो, अभी अभी इतना भागने के बाद अगर तुम मुझसे ऐसे छोटे छोटे बदले लेती रही ना, तो बाद में देखना तुम बुरा पछताओगी। जिस बात पर रोज कहती है कि कोई बात नहीं, बात का बाद में देखा जाएगा। कि फिर से ही रोज वॉइस पूरी तेजी से आकर और फिर रोज रेस्ट कर चुकी मून को अपने पास बुलाती कहती है कि डैडी अब एकदम कमज़ोर हो चुका है, तो आगे की एक्सरसाइज मून के साथ अब वह करेगी। जिस पर मून भी खुश होती भागी भागी अपनी मम्मी के पास चली जाती है और रोज उसका हाथ पकड़े वह पीछे मुड़कर अपने डैड को रेस्ट करने के लिए कहती है, डैडी आपकी सेहत इस वक्त बहुत ही खराब है, तो आपको भी एक्सरसाइज करने की बहुत ही ज़रूरत है। और अब इससे ज़्यादा डैमेज बेचारे लियोन को और किसके शब्दों से हो सकती थी। और इतनी निराशा सुनकर तो वह पीछे से चिल्लाता है, मून, तुम्हारी मम्मी झूठी है, ईस्ट और वेस्ट, तेरा डैड इज़ द बेस्ट, बस अगली बार देख लेना। और फिर रात के टाइम पर हम देखते हैं काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाया गया था और मून अपने हाथ में चमचा पकड़ी अपने डैड को खाना खिलाती उन्हें कहती है कि अपने डैड को खाना वो खिलाएगी, क्योंकि लियोन काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। आखिर इतना भागने के बाद कौन ही न थके। और वह भी चुपचाप, जैसा मून कहती है वैसे उसके हाथों से खाना खाता है और खाने के बाद फिर से टेबल पर लेट जाता है। और उसे ऐसे ही बेहोश होता देखकर मून उसकी चिंता में आ जाती है कि कहीं उसका डैडी फिर से एक बार बेहोश तो नहीं हो गया ना। यहाँ पर पास ही में बैठी रोज ताना मारती हुई लियोन को कहती है, आह, देखो तो सही अपनी हालत को, इतना भागने के बाद ये हाल हो गया। तुम सच में काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके हो लियोन। भविष्य में तुम जबरदस्ती ज्यादा भागने की कोशिश मत करना। कि मून का खाना खाता टेबल के सहारे लेटा लियोन कहता है, हाँ, ये सब कुछ कल रात के होमवर्क का कसूर है। अगर तुम मुझसे वह इतनी लेट तक नहीं करवाती तो आज मैं पक्का तुम्हें रेस में हरा देता, पर तुमने मुझे पहले से पूरी रात को थका रखा था। यह बात सुन होमवर्क को याद करके रोज मुस्कुराती लियोन से पूछती है कि अगर यह बात सच्ची है तो क्या लियोन कल रात का होमवर्क आज फिर से पूरा करना चाहेगा।
यह बात सुनकर लियोन हक्का बक्का होकर उठ जाता है और वह लगातार इतना भागकर पहले से ही थक चुका था और रोज उसकी हालत को और भी बुरा करना चाहती थी। जो जानकर वह फटाफट मून को पकड़ता कहता है, नहीं, आज मैं मून के साथ रुककर उसे कहानियां सुनाऊंगा। माफ करना, पर मून ने पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। जिस बात से मून खुद अनजान लियोन से पूछती है, डैडी, पर यह कब हुआ? आपने तो बताया ही नहीं। लियोन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो नहीं, पर सिचुएशन को देखकर ये करना पड़ा है क्योंकि मैं और कमज़ोर नहीं होना चाहता। जिस पर सरप्राइजिंगली रोज़ भी मानकर कहती है कि ठीक है, अगर ये बात है तो वह जाकर उसे कहानियाँ सुना सकता है, पर उन्हें याद रखना है, ज़्यादा देर तक न जागकर जल्दी सोने के लिए। और ये कहकर मुस्कुराती वह वहाँ से जाने लगती है। और मून खुश हो जाती है कि आज उसे अपने डैड से कस्से कहानियां सुनने को मिलेंगी, वरना उसकी मॉम पहले ही लियोन का ज़्यादा ध्यान अपनी ओर ले जाती थी। कि यहाँ पर लियोन भी पीछे चैन की सांसें लेता है कि आखिरकार वह बच गया है। कि यहाँ पर चांद की रोशनी में चलते हुए रोज़, ये जानकर कि उसके पास एक व्यक्ति मौजूद था, साइड देखकर वह वहाँ पर छुपे हुए इंसान को बाहर आने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि शर्ली थी। याद है ना, सिल्वर ड्रैगन क्लैन की वही मेड जो लियोन के मास्टर की खोजबीन कर रही थी। और वह रोज़ वॉइस को रिपोर्ट देते हुए कहती है, हर मेजेस्टी, आपको और भी जानकारी देनी है। और उसकी तरफ घूरते हुए रोज़ वॉइस कहती है, इन्वेस्टिगेशन कैसी जा रही है और क्या कोई और खबर का पता चला है जो काम का है? जिस पर एग्री करते हुए शर्ली बताती है कि उसे वह घर मिल चुका है जहाँ पर टाइगर लॉरेंस और उसकी वाइफ ने अपने आप को छुपा रखा था। पर उन्होंने कुछ 1 साल पहले के अंदाजे में वो लोग उस जगह से मूव ऑन हो चुके हैं और एम्पायर से बाहर जा चुके हैं। और साथ ही साथ जाने से पहले उन्होंने अपनी सारी घर और जायदाद को ऑनर फनेज के नाम करवा दिया और अपने सारे ही खास मौजूद सामान को अपने नेबरहुड में इधर उधर दान कर दिया है। बस एक चीज़ को छोड़कर, जिससे रोज़ भी चौंक जाती है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे उन्होंने छोड़ा नहीं। जिस पर शर्ली बताती है, जी, मुझे ये बताकर काफ़ी अजीब तो लगेगा, पर वो एक चीज़ है, एक गधा जिसे वो अपने साथ ले गए हैं। और नेबरहुड से मुझे पता चला कि वो गधा टाइगर फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो जहाँ भी मूव किए हैं वो उसे अपने साथ ही ले गए। जिससे रोज़ को भी याद आ जाता है कि लियोन ने उसे बताया था कि वो किसी गधे के बालों को सेट करता था जो उसे रोज़ के बालों की याद दिलवाते थे। और अब ये सारी बातें सुनकर रोज़ शर्ली को कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। तो आगे अब मेरा काम करो, जाकर इस चीज़ का पता लगाओ कि आखिर ये टाइगर फैमिली मूव आउट होकर कहाँ जा चुकी है और ये लोग कहाँ रह रहे हैं। और जब भी इस जानकारी का पता चलता है, आकर मुझे बता देना। जिस ऑर्डर को मानकर शर्ली वहां से चली जाती है। और चांद की रोशनी में बाहर वो सुंदर चांद की रोशनी को निहारती हुई रोज कह रही थी कि आखिर लियोन का मास्टर कितना मिस्टीरियस इंसान है। और अगर वो इंसान एम्पायर का इतना खास ड्रैगन स्लेयर है, तो आखिर वो अपने एम्पायर को छोड़कर क्यों चला गया, और खासकर अपने सभी सबूतों को मिटाने के बाद। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। और आज के दिन नोहा घर आई हुई थी और वह अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसके स्कूल में फैमिली स्पोर्ट्स डे आने वाला है। जो बात सुनकर लियोन और रोज़ दोनों इस चीज़ के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उस फेस्टिवल के बारे में डिटेल में पूछते हैं, जिसके बारे में नोहा कहती है कि उनकी एकेडमी अगले हफ्ते तक एक खास स्पोर्ट्स फेस्टिवल रखने वाली है। जिस पर अपने पुराने पलों को याद करती रोज़ कहती है, तुम ये स्पोर्ट्स डे की बात कर रही हो ना, मुझे याद आया जब मैं एकेडमी में पढ़ती थी, मैं भी इनमें पार्टिसिपेट करती थी, पर अगर मुझे याद है तब पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो ये बात काफ़ी अजीब सी लगी। जिस बात पर हाँ करती नोहा बताती है कि ये वाला एक्चुअली में ये फर्स्ट टाइम था जिसे पहले नहीं किया जाता था और इस बार के फेस्टिवल में पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना था। और ये बात जानकर कि रोज़ वॉइस भी पहले पार्टिसिपेट किया करती, मून एकदम एक्साइटेड हो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर अपने टाइम के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मम्मी कितने नंबर पर आई थी। जिस पर अपनी उंगली खड़ी करती वह कहती है कि बेशक उनकी माँ फर्स्ट नंबर पर आई थी क्योंकि स्पोर्ट्स में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। जिस पर मून बहुत ही खुश होती है और फिर वह अपने डैड से भी पूछती है कि आखिर डैडी स्पोर्ट फेस्टिवल पर कितने नंबर पर आए थे। जिस बात पर कंफ्यूज हुआ लियोन कहता है, मेरी रैंक नहीं थी मून। जिस बात की वजह पूछती है तो लियोन कहता है, क्योंकि जब भी मैं पार्टिसिपेट करता था तो मेरा स्कोर इतना ज़्यादा हाई हो जाता था कि सेकंड प्लेस वाले और मेरे बीच का गैप देखकर एकेडमी को मुझ पर हमेशा शक होता था कि मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँ। तो वो कभी भी मुझे रैंकिंग नहीं देते थे। जिस पर मून पूछती है, तो फिर डैड, आप चीटिंग करते ही क्यों थे? जिस पर लियोन थोड़ा इरिटेट हो गया और उसके सिर पर उंगली से मारकर हिला डालता है और मून को कहता है, पागल, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना। बाद में एकेडमी को पता चला था कि मेरा टैलेंट ही इतना ज़्यादा है, तो बाद में उन्होंने मुझे मेडल से नवाजा था जो कि एक्चुअली में असली सोने का था और मैंने उसे पिघलाकर तुम्हारी दादी के लिए एक ब्रेसलेट बना लिया।
ये बात सुनकर रोज उससे पूछती है कि लियोन, तुम तो हमेशा हॉनर और चैंपियनशिप जैसी चीज़ों की इज्जत करते थे, तो आखिर तुम अपने ही मेडल को कैसे पिघला सकते थे जो कि हॉनर की वैल्यू करते हैं। जिस पर लियोन कहता है कि आखिर उस ग्लोरी का फ़ायदा ही क्या जिसे तुम किसी के साथ न बांट सको। इसलिए उसने उसे मून की दादी को देना बेहतर समझा। फिर इन बातों के बाद रोज नोहा से पूछती है कि क्या नोहा इस स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करना चाहती है। जिस पर हाँ करते हुए नोहा बताती है कि यह फैमिली स्पोर्ट्स मीट एक रिक्रिएशनल कंपटीशन है जो कि आगे भी दोहराया जा सकता है और इससे उसका स्कूल के ग्रेड में कोई संबंध भी नहीं है। पर फिर भी चाहे इससे उसे कुछ न मिले, वो फिर भी स्पोर्ट्स मीट में फर्स्ट प्लेस में आना चाहती है। जो देखता लियोन भी अपनी बेटी से इम्प्रेस हुआ सोच रहा था, नोहा का फर्स्ट प्लेस में आने का ऑब्जर्वेशन बाकी जवान ड्रैगन से काफ़ी खास और अलग है। नोहा के अंदर सच में रोज और मेरे दोनों के ये कॉम्पिटिटिव गुण हैं जो उसे कभी भी किसी से हारना नहीं देना चाहता है। और लियोन और रोज दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हैं और उनकी आंखों से उनका आपस में डिस्कशन हो चुका था कि यहाँ उनकी बेटी तो बिल्कुल उनके जैसी है। और दोनों ही नोहा के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि अगर यही बात है तो वो इस कंपटीशन में इकट्ठे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और मून ये देखकर कि उसकी पूरी फैमिली पार्टिसिपेट कर रही है, एकदम एक्साइटेड हुई बीच में आती कहती है, सिस्टर, मून भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। जिस बात पर नोहा कहती है कि कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के पार्टिसिपेट करने की लिमिट है। जिससे मून निराश हो जाती है और उसे सहारा देता लियोन कहता है, मून हमें चेयर और हिम्मत देने की जिम्मेदारी उठाएगी और हम पक्का जानते हैं कि मून के इस काम से डैड, मॉम और उसकी बहन पक्का फर्स्ट प्लेस पर आएंगे, वरना हो सकता है कि हमारा हौसला थोड़ा गिर जाए। ये बात सुनकर एक्साइटेड होकर मून कहती है, ठीक है, आ जाओ फिर, क्योंकि मून उस कंपटीशन में अपनी फैमिली को सबसे तगड़ा चेयर करने वाली है, जिससे कोई भी उनके साथ compete नहीं कर पाएगा। और लियोन भी कहता है, अब हमारा पूरा परिवार साथ में काम करेगा, तो आखिर हमें रोक ही कौन सकता है। जीतना तो एक आम और छोटी सी बात है। जिस पर मून खुश थी और नोहा कहती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं। और फिर सुबह के टाइम पर ट्रेनिंग ग्राउंड में हम देखते हैं लियोन जो कि वार्म अप कर रहा था और यहाँ पर वो एडवांस में ही स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे अगले हफ्ते की मीट के लिए, यानी एकेडमी में होने वाले कंपटीशन के लिए। कि रोज़ फिटनेस सूट पहनी हुई एकदम रिलैक्स होते हुए लियोन के पास आती है और लियोन उसे नए कपड़ों में देखता हुआ सोचता है, मैंने रोज़ को बहुत से अलग अलग कपड़ों में देखकर हर बार सोचा है कि इस फीमेल ड्रैगन के पास सच में कपड़ों का गोदाम है और उससे ज़्यादा कमाल की बात है कि ये जो भी कपड़े पहनती है वो उसे सूट करते हैं। और रोज़ लियोन से पूछती है कि बच्चे तो अभी तक जागे नहीं हैं, तो क्या तब तक उन्हें वो करना चाहिए? जिस पर लियोन पूछता है, क्या? क्या करने की बात कर रही हो? जिस पर रोज़ कहती है कि वह वार्म अप रनिंग करने की बात कर रही है, यानी कुछ चक्कर लगाने की, जिस पर लियोन मान जाता है और फिर वो दोनों एक साथ में भागना शुरू कर देते हैं। और भागता हुआ लियोन रोज़ से पूछता है कि आखिर एकेडमी स्पोर्ट्स मीट में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं? जिस पर रोज़ बताती है कि जब बचपन में उसने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर 3 ड्रैगन एंड्योरेंस के इवेंट्स थे। पहला था रनिंग, दूसरा हाई जंप और तीसरा लॉन्ग जंप। जो जानकर हंसता हुआ लियोन कहता है, अच्छा ये सब, सच कहूँ तो ये इंसानों के स्पोर्ट्स मीट से अलग नहीं है, मेरे वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था। जिस पर रोज़ कहती है कि नहीं, लियोन को ये बात इतनी हल्के में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनकी ड्रैगन क्लैन की स्पोर्ट्स मीट इतनी सिंपल नहीं थी जितना लियोन समझकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ड्रैगन्स काफ़ी टफ जीव हैं। जिस पर सेम लियोन प्राउडली अपनी छाती पर हाथ मारता कहता है, अच्छा ये बात है, तो मैं तुम्हें एक बात साफ करता हूँ कि हम ड्रैगन स्लेयर्स भी उतने सिंपल नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। जिस पर रोज़ अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ाती कहती है, अच्छा ये बात है, और अगर कुछ दिनों पहले का सीन मुझे याद है तो किसी ने कुछ चक्कर ही लगाए थे और फिर गिरने के बाद वापस उठ तक भी नहीं पा रहा था। जिस पर लियोन गुस्से में चिल्लाता है, अच्छा तो उसकी एक रात पहले मेरी ऐसी हालत किसने की थी? और लियोन थोड़ा शर्मनाक और बेइज्जत दिख रहा था, क्योंकि चाहे वो जितना मर्जी कह ले कि रोज ने उसे दिन से पहले रातों में ही थका दिया था, पर एट द एंड हार तो हार ही थी ना। और रोज भी लियोन की वो बातें सुनकर और उसके चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि बेशक उसे लियोन को चिढ़ाने में मजा आता था। कि फिर लियोन की तरफ वापस मुड़कर रुकती हुई रोज लियोन को कहती है कि लियोन के ये दिन कुछ ज्यादा ही बुरे जा रहे थे, तो वह आने वाले कंपटीशन के लिए लियोन को थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकती है। जिस पर लियोन उत्सुक होता है कि आखिर रोज़ क्या कहना चाहती है। कि फिर वह लियोन को कहती है कि अगर ये आने वाली फैमिली स्पोर्ट्स मीट में अगर लियोन फर्स्ट प्लेस पर आ पाया तो वह उसे इस पूरे हफ्ते छुट्टी देगी, यानी फिर एक हफ्ते तक लियोन को होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और वह जल्दी से अपनी बॉडी को वापस रिकवर भी कर पाएगा। लियोन एकदम खुश हुआ और रोज़ को कहता है, रोज़ तुम सच कह रही हो ना, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? जिस पर वह भी कहती है, हाँ मेरी जान, सच कह रही हूँ।
जिस पर लियोन पूरी तरह से मोटिवेट होकर जोर से आगबबूला होकर कहता है, शाबाश, अब एक चीज का फैसला पक्का हो चुका है कि आने वाली एकेडमी की स्पोर्ट्स मीट में विजेता हमारे परिवार से ही होगा। कि तभी वो इतनी जोर से भागता है कि रोज तक भी हैरान हो जाती है कि अचानक से इतना बूस्ट लियोन को कहाँ से मिला कि वह घबराकर थोड़ी उसकी स्पीड से पीछे हो गई थी। और उसके जाते ही वह खुशी से कहती है कि ये तरकीब तो काफ़ी कमाल की है और इतने मोटिवेशन के साथ लियोन जल्द ही अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएगा। और फिर कुछ टाइम बाद वार्म अप खत्म हो जाता है और इतना भागने के बाद भी लियोन साइड पर बेंच में बैठा हुआ था और चैन की सांसें ले रहा था। कि पास में रोज़ आकर लियोन से पूछती है कि क्या अब लियोन की बॉडी के सारे जॉइंट्स वगैरह खुल चुके हैं। कि मोटिवेट होता लियोन कहता है, मैंने अपने शरीर को जगाया ही नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में किसी तरह की ड्रैगन की ताकत जाग चुकी है। कि तभी रोज़ अपने साथ ही लाए गए बैग से एक रस्सी निकालती कहती है कि इस बार के स्पोर्ट्स में फैमिली यूनिट की तरह का रखा जाएगा, तो इसीलिए इवेंट्स में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसा नया इवेंट हो जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। और फिर रस्सी को कसती हुई उसकी स्ट्रेंथ को चेक करती वह कहती है कि इसलिए यहाँ पर वो बेसिक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी पाएंगे और जानेंगे कि एक दूसरे की बॉडी उनके साथ में कितना अच्छे से काम करेगी। कि रस्सी को देखकर लियोन कहता है, बेशर्म रोज, आखिर तुम रस्सी के साथ ही गलत हरकतें क्या कर रही हो। क्या रात को टीचर वाला गेम खेलकर तुम्हारा मन नहीं भरा और अब तुम अलग तरह का रोल प्ले ट्राई करना चाहती हो। जिस पर कंफ्यूज हुई रोज लियोन को कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल चलते रहते हैं। क्या तुमने कभी भी 3 लेग रेस के बारे में नहीं सुना। और अपनी गलती को रियलाइज़ करके लियोन भी कहता है कि बेशक वो जानता है और उसने वो ड्रैगन स्लेयर एकेडमी में देखा भी है। कि फिर वो रस्सी लियोन को पकड़ाती रोज़ कहती है कि बेहतर है कि लियोन इसको जानता है और अब वो साथ में 3 लेग रेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो फिर समझकर लियोन रोज़ और अपने पैर को साथ में कसकर उस रस्सी से बांध देता है और खड़े होते समय उसके साथ अपना पूरा पैर चिपका कर लियोन कह रहा था कि खड़े होते हुए इतना ज़्यादा सर चिपकाना काफ़ी अजीब सा लग रहा है। वो कहता है कि चलो फिर प्रैक्टिस को शुरू किया जाए। कि फिर जब वो चलने ही लगता है तो रोज़ अभी भी जमी खड़ी थी, जिससे लियोन आगे नहीं बढ़ पाता। और फिर पीछे मुड़कर वह कहता है, हे रोज़, क्या कर रही हो? अगर हमें भागना है तो तुम चुपचाप खड़ी क्यों हो। जिस पर वापस अपनी आंखें खोलते हुए उसकी तरफ घूरती रोज़ कहती है, क्या तुमने मुझे कब बताया कि तुम चलने वाले हो और नहीं यह कि हम किस दिशा में भागने वाले हैं। जिस पर फिर लियोन एक तरफ इशारा करता कहता है कि वो पास के लॉन की तरफ भागकर जाएंगे ताकि वो गिर भी गए तो ज़्यादा चोट ना लगे। कि फिर लियोन और रोज दोनों ही अलग अलग दिशा और टाइम पर अपने पैरों को हिला रहे थे, जिससे न ही उनका बैलेंस बन पा रहा था और न ही उनकी पकड़ आपस में अच्छी बन पा रही थी। कभी लियोन तो कभी रोज एक दूसरे को खींच रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद अपने पैरों को बैलेंस करने के बाद लियोन रोज को कहता है, तो ड्रैगन क्वीन, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मुझे स्लो मत करना। जिस पर रोज भी कहती है, आज सुबह सुबह मुझे जोक का नाश्ता खिला रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है लियोन। और फिर लियोन 3 to 1 का काउंटडाउन करने लगता है कि आधा वन बोलने से पहले रोज वॉइस बहुत तेज फुर्तीले तरीके से भागना शुरू कर देती है। और क्योंकि लियोन ने काउंट पूरा नहीं होने की वजह से भागना शुरू ही नहीं किया था, तो उसका बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है और रोज वॉइस लियोन को भी अपने साथ घसीटते हुए भागने लगती है और लियोन पीछे हवा में इधर उधर लहराने लगता है और चिल्लाता हुआ कहता है, रोज, रुको रुको रोज, रोज पागल ड्रैगन क्वीन, रुको, आखिर रस्सी इतनी टाइट किसने बांधी। और फिर कुछ टाइम रोज के रुकने के बाद लियोन फिर से रस्सी बांधने का काम करता हुआ रोज को कहता है कि क्या उसे पता नहीं है कि इस रनिंग को साथ में किया जाता है और अगर एक व्यक्ति भी किसी से आगे पीछे हुआ तो वह ढंग से भाग नहीं पाएंगे। और फिर लियोन की ये बातें सुनकर रोज उसे कहती है कि लियोन बातें तो सुबह से इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था, पर दौड़ में इसकी बराबरी बिल्कुल तक भी नहीं कर पा रहा था। जिस पर लियोन रिप्लाई देता है, क्या बताऊं, ये रनिंग ऐसे नहीं किया जाता, पर खैर मैं तुमसे नहीं बचूंगा। और फिर लियोन रोज को समझाता है, देखो पहले मेरी बात सुनो, मैं पहले 1 तक काउंट करूंगा और उसके बाद हम दोनों एक ही टाइम पर अपनी रस्सी से बंधी हुई पैर को हिलाएंगे और फिर मेरे 2 तक काउंट करने के बाद हम दूसरे पैर को हिलाएंगे। जिस बात पर रोज मान जाती है। कि तभी लियोन का हाथ रोज की पतली कमर पर चला जाता है, जिसकी बाहर से स्मूथनेस तो काफ़ी अच्छी थी, पर लियोन उसके शरीर की मजबूती भी जानता था। कि उसकी वो टच के एहसास से रोज़ शर्मा जाती है और उसे कहती है कि आखिर लियोन दिन में, वो भी स्पोर्ट्स टाइम में, ये हरकतें क्या कर रहा था। जिस बात पर लियोन कहता है कि ऐसा करने से उनका आपस का डिस्टेंस कम हो जाएगा और उन्हें साथ में भागने में काफ़ी आसानी होगी। और मैं अपने स्कूल के टाइम में अपने दोस्तों के गले में हाथ डालकर भागता था। और फिर रोज़ भी उस बात को मान जाती है और वो दोनों ही अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, जिसके दौरान उनकी आपस की नज़दीकी और भी काफ़ी बढ़ रही थी।
उसके बाद लियोन की कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई। लियोन की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ ने उसके लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग बनाई थी, जिनमें से एक थी कि लियोन को रोज़ को अपनी पीठ पर बिठाकर डेली के 500 पुशअप्स करने पड़ेंगे, जिनमें से आधे टाइम तो रोज़ लियोन का मजाक ही बनाती रहती थी। और जब पुशअप करते वक्त लियोन पूरा थक जाता था और बीच में ही हार मानकर गिरने वाला होता था, वह एकदम उसके नीचे आकर लेट जाती थी और लियोन को कहती थी कि अगर लियोन यहाँ पर नीचे गिरा तो उसके साथ डायरेक्ट किस हो जाएगी। जो सुनकर लियोन अपने कंधों पर हार नहीं मानता था और वापस से सर उठाकर पुशअप्स करने लगता था। और ऐसे ही बेचारे की पूरी जान निकालने के बाद रोज़ एकदम अपने आप से खरुश होती कहती है, देखो बिल्कुल इसी तरह आज के 5 पुशअप्स कंप्लीट होते हैं। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और सेंट एकेडमी में फैमिली स्पोर्ट्स मीट का टाइम आ जाता है। और शेड्यूल के मुताबिक हम स्कूल में देखते हैं बहुत ही बड़ा मैदान तैयार किया गया था और ऑडियंस में एकदम भीड़ भरी हुई थी, क्योंकि यह एकेडमी बहुत ही जानी मानी और बड़ी थी, तो वहाँ पर फैमिलीज़ की बहुत ही भीड़ थी। और यहाँ पर प्रिंसिपल को हम देखते हैं जो सभी को बताता है कि आज इस एकेडमी का पहला फैमिली स्पोर्ट्स मीट शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर रोज़ और लियोन की फैमिली से हम भीड़ में एना और मून को देखते हैं और दोनों ने अपने हाथ में चेयरिंग वाले फ्लावर्स पकड़ रखे थे। और मून एकदम एक्साइटेड हुई चेयर कर रही थी अपने मॉम डैड को और साथ ही अपनी बहन नोहा को इस कंपटीशन में पूरी जान लगाने के लिए। और यहाँ पर माहौल को गर्मजोशी से भरने के लिए एक बहुत ही सुंदर फीमेल ड्रैगन होस्ट आई थी, जो सभी को बताती है कि वह उन सभी की जानी मानी आज के स्पोर्ट्स मीट की कमेंटेटर पाइनएप्पल है, जो आज की गेम की सारी सिचुएशन उनको रिपोर्ट कर सुनाएगी। और कंपटीशन का पहला राउंड था रिले रेस, जिसमें हर एक फैमिली से 3 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जिसमें स्टूडेंट इंक्लूडेड होगा। और वहीं ग्राउंड में हम देखते हैं बाकी फैमिलीज़ के झुंड में ही खड़े हुए रोज़, लियोन और नोहा को। नोहा रनिंग के लिए वार्म अप कर रही थी और फिर बताया जाता है कि टोटल डिस्टेंस 3000 मीटर का होगा, जिसमें हर एक व्यक्ति को 1000 मीटर की दूरी पर भागकर अपने आगे वाले पार्टनर पर जीत को छोड़ना पड़ेगा और सबसे कम टाइम में क्रॉस करने वाली फैमिली इस रेस को जीत जाएगी। और यहाँ पर लियोन की फैमिली के कंपटीशन में हम एक और फैमिली को देखते हैं जो कि अपने आप में ही काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। फिर माइक लिया एक आदमी आकर बताता है कि अब वो नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और हर एक रनर जिसे उसका नंबर मिल जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स पर खड़ा होगा। और फिर नोहा नंबर्स लेकर आती है तो बताती है कि मॉम की बारी फर्स्ट आई है और फिर मेरी भागने की बारी सेकंड आई है, जिस पर रोज़ खुशी खुशी मानती है। लियोन भी अपना नंबर लेने के लिए आगे आता है और शर्माती हुई नोहा लियोन को डैड कहती बोलती है, हाँ तो डैड आपकी बारी थर्ड है, ठीक है ना। और लियोन यहाँ पर नोहा के मुंह से डैड शब्द सुनकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि नोहा को उसे डैड बुलाना बहुत ही मुश्किल होता था और आधे से ज़्यादा समय वो बिना नाम और टाइटल के लियोन से बात करती थी। तो इसलिए लियोन नोहा के मुंह से एक और बार डैड सुनना चाहता था, पर वह अपना नंबर भी ले लेता है। और यहाँ पे रोज़ उन दोनों को बताती है कि रिले रेस जल्दी शुरू होने वाली है और उसकी पोजीशन भागने की यहीं पर थी, तो उन दोनों को भी जल्द से जल्द अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंचना चाहिए, वरना बाद में उन्हें मुश्किल होगी। जो मानकर लियोन भी हाँ कर रहा था। लियोन उसकी तरफ देखता है तो वह नोटिस करता है कि रोज उसकी तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी, जैसे वह उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर वहां से जाते वक्त पीछे से रोज आवाज़ लगाती नोहा को कहती है, नोहा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नर्वस होने की थी, क्योंकि तुम्हारी मॉम रेस में सबसे पहली होगी जो यह बैटन तुम्हारे हाथ में पकड़ाएगी। और नोहा भी अपनी माँ पर पूरी कॉन्फिडेंट थी। और फिर अपनी पोजीशन पर जाते हुए लियोन और नोहा दोनों अपने अपने मुक्के कसने लगते हैं और एकदम सीरियस हो जाते हैं आने वाले कंपटीशन के लिए। और यहाँ पर बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। और वहीं पर सेकंड रनर्स की लाइन पे माइक लेकर एक और आदमी उन सभी को इकट्ठा कर रहा था अपनी अपनी पोजीशन पर खड़ा होने के लिए, कि फिर वहां पर आने के बाद नोहा की शर्ट पर उसका नंबर लगा था। लियोन नोहा को कहता है, नोहा मैं तुम्हारा तीसरी पॉइंट पर इंतजार करूंगा, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और चोट बिल्कुल भी मत लगाना। जिस पर नोहा मान जाती है, पर इतना काफ़ी नहीं था, तो उसे मोटिवेट करने के लिए हाथ उठाता है, उससे मुक्का दिखाता वो नोहा को उससे थोड़ी सी हिम्मत देने को कहता है ताकि उसका डैड इस कंपटीशन में पूरी जान लगा पाए। जिस पर वह भी शर्माते हुए उससे थम्स अप करती है और उसे ये कंपटीशन जीतने की हिम्मत देती है। और यहाँ पर इन दोनों बाप बेटी का रिश्ता थोड़ा और करीबी हो जाता है, क्योंकि आखिरकार नोहा लियोन से थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे रोज़ की तरफ के सभी रनर्स भागने की पोजीशन में रेडी हो जाते हैं और स्टार्टिंग लाइन में सेट हो जाते हैं। और अपनी माँ को देखती मून एक्साइटेड हुई चिल्लाती है, अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा मॉम, आप आसानी से जीत सकती हैं।
और फिर कंपटीशन को शुरू कर दिया जाता है और सभी रनर्स के साथ साथ रोज़ भी पूरी तेज़ी से बूस्ट करती, सबसे तेज़ी से भागने लगती है और रोज़ वॉइस को सबसे तेज़ देखकर कमेंटेटर चिल्लाते हैं कि कंटेस्टेंट नंबर 7 सिल्वर ड्रैगन क्लैन से रोज़ वॉइस रेस में लीड कर रही है और बहुत ही तेज़ी से अपने बाकी के कॉम्पिटिटर्स से आगे जा चुकी है। कि तभी वहाँ पर एक और कंटेस्टेंट, वही फैमिली की वो लेडी जिसे हमने पहले देखा था, वो थी कंटेस्टेंट नंबर 10 इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन की द मिस्टी। वो रेस में रोज़ वॉइस से करीब आ चुकी थी, जो देखते दूर से लियोन भी कहता है काफ़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर कोई रोज़ की स्पीड की बराबरी कर पा रहा है। जो बात सुनकर पीछे ही खड़ा मिस्टी का पति लियोन को बताता है, अब बेशक कोई ना कोई होगा ही, तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे सिल्वर ड्रैगन क्लैन के लोग हैं जो स्पीड में माहिर हैं? और उस आदमी की तरफ देखता लियोन सोचता है, तो ये लोग इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन से हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, इनके पास कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं है, पर इनकी क्लैन भागने में काफ़ी तेज़ है, तो बैटल फील्ड में भी ये लोग चुपके से हमला करते हैं। कि तभी वहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि मिस्टी रोज़ो वॉइस को पार कर जाती है, पूरी 1-2 बॉडी के लेंथ से, और उसकी स्पीड और भी तेज़ होती जा रही थी। और यहाँ पर कमेंटेटर मेलन फैमिली स्पोर्ट्स मीट के चेयरमैन डंकन से पूछती है कि एक सिल्वर ड्रैगन क्लैन से थी, तो दूसरी इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन से है, और इन दोनों ही क्लैन के पास स्पीड की एडवांटेज है। तो आखिर डंकन को क्या लगता है कि कौन इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा? जिस पर डंकन बताता है कि आखिरी पल तक कोई भी फैसला पक्का नहीं था। कि यहाँ पर वो आदमी लियोन को बोल रहा था, हाँ, आज यहाँ तो सिर्फ एंटरटेनमेंट कंपटीशन है, पर फिर भी इससे पता चलता है कि ड्रैगन की क्लास में कितना बड़ा गैप है। मेरी वाइफ स्पीड में सच में कितना ज़्यादा लीड कर रही है, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि कौन जीतेगा। जो सुनकर लियोन कहता है, हाँ भाई हाँ, तुम्हारी वाइफ कमाल की है। जिस पर वो आदमी एकदम खरुश हुआ, हंसता कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी वाइफ सबसे कमाल की है। जिस पर लियोन उसे रोकता है, और डंकन को समझ नहीं आता कि लियोन बीच में उसे रोक क्यों रहा है, और उसे थोड़ी सी उसके कॉन्फिडेंस में कुछ गलत सी फीलिंग आ रही थी। कि लियोन फिर डंकन को कहता है, भाई मैं मानता हूँ तेरी बीवी कमाल की है, पर यह गलतफहमी हटा दे, क्योंकि वो सबसे कमाल की नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ उससे भी काफ़ी गुना ऊपर है। और तभी हम देखते हैं रोज़ अचानक लाइटनिंग स्पीड से मिस्टी को पार कर जाती है, और मिस्टी एकदम हैरान होकर सोचती है कि आखिर रोज़ तो पहले उससे बहुत पीछे धीरे धीरे भाग रही थी, तो आखिर उसके कदमों में इतनी एक्सप्लोसिव पावर कैसे आई कि उसने कुछ ही पल में उनके बीच का गैप खत्म कर दिया। जिस पर मुस्कुराते पीछे देखती रोज़ कहती है कि मिस्टी को उसने जानबूझकर इतनी देर तक सबसे आगे भागने दिया, क्योंकि सबसे आगे व्यक्ति पर विंड रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा लगता है, जिससे सबसे आगे वाला जल्दी थक जाता है। तो तेज़ी हमेशा आखिरी पल में दिखाई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना तुम पहले ही तेज़ होने के चक्कर में थक जाओगे। और क्योंकि मिस्टी पहले ही अपनी पूरी स्पीड से भाग रही थी, तो इसीलिए अब वो रोज़ के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही थी। और कमेंटेटर चिल्लाते हैं कि कंटेस्टेंट नंबर 7 रोज़ ने अपने ओपोनेंट की बॉडी का इस्तेमाल विंड रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किया, और आखिरी पल तक अपनी एनर्जी को बचाए रखा, और आखिरी 100 मीटर में वो पूरी तेज़ी से आगे बढ़ी। और बेशक रोज़ सबसे पहली थी जिसने वो बैटन नोहा को पकड़ाया था, और नोहा भी उस बैटन को पकड़कर भागने लगती है, और कुछ ही पलों में मिस्टी भी आकर अपने बेटे को वो बैटन पकड़ा देती है जिसका नाम डीन था, और वो अब नोहा से रेस कर रहा था। कि तभी वो तीसरी जगह पर लियोन की तरफ देखती है, तो वो पाती हैं कि लियोन ऑलरेडी उसकी तरफ देखता थम्स अप करके खड़ा था, जो कि वेल डन का इशारा कर रहा था कि रोज ने काफ़ी बढ़िया काम किया। और वो भी लियोन की तरफ इशारा करके कहती हैं कि अब बाकी जीतने का काम लियोन के ऊपर है। और सेकंड रनर्स ने तो भागना शुरू कर दिया था कि पीछे बाकी ड्रैगन्स भी भागते हुए आते हैं, और रोज के पीछे खड़ी एक ड्रैगन थकी हुई कहती है, आखिर ये आगे भागने वाली ड्रैगन इतनी तेज़ कैसे थी? ये हमसे तेज़ भी भाग रही थी, और मैं तो पहले से थक चुकी हूँ। कि यहाँ पर हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है कि इस वक्त नोहा सबसे आगे भाग रही थी, और सेकंड नंबर पर कंटेस्टेंट नंबर 11 डीन था, जो कि नोहा की बराबरी में आने ही वाला था, क्योंकि डीन नोहा से बड़ा था और उसकी हाइट भी उससे ज़्यादा थी, और अपनी बड़ी टांगों और थोड़ा ज़्यादा मैच्योर शरीर होने की वजह से उसकी हाइट का मजाक बनाकर वो नोहा को पार कर जाता है। पर नोहा यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, और मून भी भीड़ में बैठी उन्हें देखती अपनी बहन को एकदम चेयर कर रही थी। कि यहाँ पे कमेंटेटर फिर से डंकन से कहती है कि इस बार तो डीन के पास नोहा से बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, हाइट में भी और एज में भी। तो क्या इससे डंकन को लगता है कि नोहा उससे हार जाएगी? जिस पर चाय पीता डंकन बताता है, आखिरी पलों तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और यहाँ पर आगे
थर्ड लाइन में लियोन और डीन का फादर दोनों ही अपने अपने बच्चों का वेट कर रहे थे, उन्हें बैटन पकड़ाने का, और ये उनकी फाइनल स्प्रिंट थी। और यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाकर नोहा वापस से डीन के बराबर पहुँच जाती है और कोई भी एक दूसरे को आगे नहीं निकलने देना चाहता था। मगर बैटन अपने डैड को पास करने वाला डीन पहले था, जिससे उसके डैड को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, और नोहा लियोन को बैटन पास करने में कुछ सेकंड लेट हो जाती है और उसे पकड़ता हुआ लियोन भी उस आदमी के पीछे पीछे भागने लगता है जो कि लियोन से ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था। पर नोहा भी इस बात से नाराज़ हो चुकी थी कि उसे अच्छी स्टार्ट मिली थी, पर वो फिर भी लियोन को पहले बैटन पास नहीं कर पाई, और वो अपनी मॉम के पास आकर माफ़ी मांगती है कि उसने ऐसी एडवांटेज को मिस कर दिया। कि रोज़ वॉइस नोहा का सर सहलाती उसे कहती है, नोहा तुम पहले से जानती हो ना कि तुम पहले से बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा काबिल हो। तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे काफ़ी बड़ा था और उसके पास फिजिकल एडवांटेज भी था, तो ऐसी मामूली बातों पर निराश मत हो। और फिर वो नोहा को आइडिया देती है कि अगर वो अभी भी इस कंपटीशन को अच्छे से जीतना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी से फिनिश लाइन पर पहुंचकर उनके डैड को चीयर करना चाहिए, जिससे लियोन को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ऑडियंस में बैठी मून तो पहले से ये काम कर रही थी, और यहाँ पर वो आदमी आगे भागता पीछे देखता लियोन का मजाक बनाता कहता है, मेरे भाई पहले तो तू बातें तो बहुत कर रहा था, पर अब देख मैं कैसा है, तुझसे 5 सेकंड की ज़्यादा दूरी पर हूँ और यह दूरी अब और भी बढ़ने वाली है। और फिर वो अपने शरीर को मैजिक के साथ इन्फ्यूज़ करके और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता, जो देखकर लियोन कहता है, मुझे रोज़ वॉइस से छुट्टियाँ लेनी हैं, तो मैं इस नमूने से बिना वजह के नहीं हारूंगा। और कमेंटेटर चिल्लाती है कि कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, पर नंबर 12 और नंबर 9 लियोन और भी ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं, तो आखिर चैंपियन अंत में कौन होगा? जिस पर डंकन कहता है कि लास्ट तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। कि आगे ही भागता हुआ लियोन देखता है नोहा को, जो कि फिनिश लाइन पर उसे चेयर करने आई थी, और पहली बार वह चिल्लाकर कहती है, डैड अपनी पूरी जान लगाइए। और नोहा के मुंह से ये शब्द सुनकर लियोन कहता है, नोहा ने मुझे डैड बुलाया और इस तरह से पूरे दिल से चेयर किया, अब मैं हार नहीं सकता। और फिर वो भी अपने शरीर में अपने लाइटनिंग मैजिक को फ्यूज करता तेजी से गोटन के बराबर पहुंचता है, जो देखता हैरानी से गोटन कहता है कि क्या ये इंसान पहले कंपटीशन को सीरियस नहीं ले रहा था, जो अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई। और वह जान चुका था कि अगर ऐसा चलता रहा तो लियोन हर एक पल उसे स्पीड में पीछे छोड़ रहा था, जिससे गोटन को जीतने के लिए एक ट्रिक आती है कि वह लियोन को कंधा मारकर साइड में गिरा देगा, और वह बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। कि लियोन पहले ही नोटिस कर लेता है कि गोटन जीतने के लिए क्या करने की प्लानिंग कर रहा है, तो इसलिए लियोन अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ जोर से जमीन में पैर दबाकर सीधा रेत को उसके मुंह पर फेंक देता है, क्योंकि अगर उसका विरोधी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा तो आखिर वो ऐसा करने से पीछे क्यों हटे। और रेत की वजह से गोटन की आंखें बंद हो जाती हैं, और क्योंकि वो स्पीड से भाग रहा था, आंखें बंद करके भागने की वजह से आपस में ही उसके पैर टकराकर फिनिश लाइन पर पहुंचने से पहले खुद ही गिर जाता है, और लियोन उस रेस का विजेता बन जाता है। और इस कंपटीशन को जीतने के बाद वो सीधा भागता हुआ अपने परिवार की तरफ जाता है, और कमेंटेटर भी कांग्रेचुलेट करती है उसकी फैमिली को यह रिले रेस जीतने के लिए। और रोज और नोहा दोनों ही भागते हुए लियोन के पास जाते हैं, और लियोन जाकर सीधा नोहा को हवा में उठाकर पूछता है, नोहा अभी अभी तुमने कुछ टाइम पहले क्या कहा था, फिर से कहो। जिस पर वो भी प्यार से मुस्कुराती कहती है कि उसने लियोन को डैडी कहा था। और अपनी बेटी से फाइनली एक पिता बनने की एक्नॉलेजमेंट पाके लियोन एकदम खुश होता है और उसे गले लगाता कहता है, फिर से उसे बार बार डैड कहने को। जिस पर नोहा कहती है कि वो ये बातें बाद में करेंगे, उन्हें इस पूरे कंपटीशन को जीतना है, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ रिले रेस में ही पार्टिसिपेट किया था। कि यहाँ पे रोज वॉइस लियोन से आकर पूछती है कि लियोन तुम्हारी बॉडी ठीक तो थी ना, जिस पर लियोन हाँ कहता है। कि यहाँ पर वो दूसरा ड्रैगन कंटेस्टेंट उन कंपटीशन के जजेस को जाकर कहने लगता है, मैं आप सभी को रिपोर्ट करना चाहता हूँ, इस आदमी ने चीटिंग की है। उसने भागने के दौरान मेरे मुंह पर सीधा रेत मारी है, जो कि कंपटीशन में एक फाउल है। जिस पर लियोन उस पर चिल्लाता है, हाँ सच में शर्म नहीं आ रही है, ऐसी उल्टी हरकतें करने के बावजूद भी तू पहले जाकर कंप्लेन कर रहा है। और फिर लियोन भी जाकर वापस बताता है कि इस आदमी ने मुझे दौड़ते हुए धक्का देने की कोशिश की थी, और वहां पर सबूत के तौर पर इसके कंधे के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेसेस होंगे। और फिर वो एक्टिंग करता कहता है, मैं क्या ही बताऊं, मैं भागते भागते इतना डर गया था कि ये मुझे धक्का मारेगा, इसलिए मैं और भी तेज आगे भागा, जिससे गलती से मेरे तेज दौड़ाने की वजह से थोड़ी सी रेत इसके ऊपर चली गई। मगर इस बात का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि गलत हरकत तो इसी ने की है। और अब वो गार्ड्स उस दूसरे ड्रैगन की फैमिली को उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, ताकि वे सबूत चेक कर पाएं। जिस पर मिस्टी भी चिल्लाती कहती है कि उसके हस्बैंड को लियोन की वजह से चोट लगी थी, तो आखिर वो लोग उसे इन्वेस्टिगेट क्यों करेंगे। कि यहाँ पर तभी उन्हें एक आवाज़ आती है जो पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था।
और लियोन और रोज दोनों ही उस आवाज की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया था जिसका नाम सोल था, और वो इलेक्ट्रिक ड्रैगन का लीडर था और ऑब्जेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी था, जिसे देखकर दूसरी ड्रैगन फैमिली खुश हो जाती है कि फाइनली वो सारा इल्जाम लियोन पर लगा पाएंगे। और घोटन और उसका परिवार सोल के पास जाकर उसे भड़काने का काम शुरू कर देता है। यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ लियोन रोज वॉइस से पूछता है कि क्या यह बूढ़ा आदमी भी इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन से ही जुड़ा हुआ है, जिस बात में रोज सोचकर सिर हिलाती है। और यहाँ पर गोटन और उसकी वाइफ ये सोचकर एकदम खुश हो रही थी कि क्योंकि वो लोग तो सेम इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन से थे, तो उनके क्लैन का लीडर तो आखिर पक्का उनकी ही साइड लेगा और लियोन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। सोल सारी बात सुनकर उन्हें कहता है, यह अच्छे से सुनने के बाद अब मैं पूरी कहानी समझ चुका हूँ, और पास ही रखे गए क्रिस्टल से मैंने बाकी रेफरीज के साथ मैं सब मैच गेम की वीडियो को फिर से पूरी अच्छी तरह से देखा है, जिसमें हमें पूरे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि नंबर पॉल गोटन ने रूल्स के अकॉर्डिंग एक फाउल किया है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने गोटन और उसके परिवार को आगे के सभी कॉम्पिटिशन से पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है और उनके पुराने रिजल्ट्स को भी स्कूल से मिटा दिया जाता है। जो सुनकर गोटन और उसके परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब वो सिचुएशन से अच्छे से बाहर निकल जाएंगे, पर उनकी इज्जत के साथ साथ उनके पुराने रिकॉर्ड्स को भी खत्म कर दिया गया और अब गोटन का एटीट्यूड एकदम बदल गया। वो अपने लीडर को मनाने की कोशिश कर रहा था कि सोल एकदम गुस्से में उसकी तरफ देखता है, उसे अपना मुंह बंद करने का इशारा करता है, और इससे साफ झलकता है कि वह उससे आगे कुछ भी बात करने का और उसका पॉइंट सुनाने का मौका तक नहीं देना चाहता था। और फिर वह लियोन और उसकी फैमिली के पास आकर माफ़ी मांगता हुआ कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरी क्लैन से आपको मुश्किल हुई। रोज़ मुस्कुराती हुई रिप्लाई देती कहती है कि उसे चीफ सोल से उम्मीद है कि वह अगली बार से अपनी क्लैन के लोगों को एकदम अच्छे से सुधार कर रखेंगे और उनके दिमाग में अच्छे से डिसिप्लिन को डालेंगे। और वो ये भी कहती है कि ये तो सिर्फ किस्मत वाली बात थी कि उसका पति एक्चुअली में स्मार्ट है, इसीलिए वो गोटन के ट्रैप से बच गया और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। पर अगर उसे चोट लग जाती तो बात सिर्फ आम सी माफ़ी से ख़त्म नहीं होने वाली थी, जिससे चीज़ें थोड़ी और सीरियस हो सकती थीं। और लियोन भी इन खतरनाक बातों से एग्री होता बातें सुन रहा था, जिस बात पर सीरियस होकर सोल गोटन की तरफ देखता कहता है, मैं पूरी तरह से समझ गया गोटन फैमिली, अब मैं वापस जाने के बाद इनके परिवार को और इनके जैसों की अकड़ निकाल दूंगा। जो सुनकर गोटन की हालत और भी टाइट हो गई थी। उसे पता नहीं जाकर अब क्या क्या सहना पड़ेगा, क्योंकि इस राउंड में उसकी फैमिली की इज्जत तो वैसे भी खराब हो चुकी थी और पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। और वो सब वहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं कि पीछे लियोन रोज़ को कहता है, ओ मेरी वाइफ, आज तुम ज़्यादा ही प्राउड नहीं हो मुझ पर। जिस बात पर रोज़ कहती है कि यह नॉर्मल सा ड्रैगन भी बुरा और गलत बर्ताव करने के बाद इतना एटीट्यूड में बातें और हरकतें कर रहा था जैसे वो रेड फ्लेम ड्रैगन जैसा सुप्रीम था। पर कम से कम अगर वो चुपचाप आकर उनसे माफ़ी मांगता तो वो उन्हें वहाँ पर माफ़ कर सकती थी। कि वह अचानक से एटीट्यूड बदल कर लियोन को कहती है, एक मिनट, तुमने अपनी वाइफ किसे कहा और इस तरह से मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं साफ साफ कहती हूँ, मुझे इस तरह से प्यार से मत बुलाओ। जिस बात पर लियोन उसे छेड़ता कहता है, अरे मेरी प्यारी वाइफ, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ जो कि तुम्हें बहुत सूट भी करती है। जिस पर वह मुंह फेरती है। और यहाँ पर कमेंटेटर सभी को बताती है कि फर्स्ट फैमिली की रिले रेस खत्म हो चुकी है। अब वो कैमरे से ब्रॉडकास्ट करेंगे बाकी इवेंट वेन्यूज़ को, जिसमें सभी फैमिलीज़ के आने वाले स्कोर को काउंट किया जाएगा। और फिर आता है जंपिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें बाकी फैमिली के बच्चों को मुश्किल हो रही थी, मगर नोहा एकदम फुर्ती से जंप कर रही थी और वह अपने 50 पॉइंट्स को प्लस कर लेती है। और यहाँ पर परिवार के लिए सेपरेट गेम्स भी थीं, जिनके स्कोर को मिलाकर ही फैमिली स्कोर को गिना जाएगा। और यहाँ पर बताते हैं कि टोटल बच्चे और उसके पेरेंट्स के स्कोर को मिलाकर टोटल फैमिली का स्कोर काउंट किया जाएगा। और अगला कंपटीशन आता है 3 लेग रेस का, जिसकी लियोन और रोज ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी और एक दूसरे को पकड़कर वो बाकी सभी पेरेंट्स ड्रैगन से काफ़ी तेज़ भागते हैं, जिससे उनके 50 पॉइंट्स प्लस हो जाते हैं। और अगला कंपटीशन था आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन का, जिसे दोनों ही सबसे अच्छे से करते हैं और उनके 25 पॉइंट्स और प्लस हो जाते हैं। और अगला कंपटीशन आता है फैमिली फीडिंग का, कि कौन पहले अपने फैमिली मेंबर को जल्दी खाना खिलाता है और वो भी आंख बंद करके। ये बात सुनकर रोज जल्द से अपनी आंखें बंद कर लियोन के मुंह में ज़बरदस्ती खाना ठूंसने लगती है। और यहाँ पर कमेंटेटर बताती है कि कंपटीशन के ओवर होने के बाद हाईएस्ट स्कोर के साथ आने वाली टॉप 3 फैमिलीज एकेडमी से काफ़ी लग्जरियस रिवॉर्ड पाएंगी। यहाँ पर फैमिली फीडिंग के भी 50 पॉइंट्स प्लस करवाने के बाद लियोन और रोज 3 लेग रेस के लास्ट लेवल में पहुंच चुके थे, जो था कुकिंग विद लव, यानी प्यार के सहारे कुक करना। वो लेडी उन्हें सामान की तरफ हाथ दिखाती बताती है कि इस राउंड के रूल्स काफ़ी सिंपल हैं।
उन्हें यहाँ पर अपने प्यार को इन्वॉल्व कर अच्छे से फैमिली फ्रेंडली खाना बनाना था और कंपटीशन का टाइम 1 घंटा था और फाइनल रिजल्ट को जजेस जज करेंगे और ऑब्वियसली जजेस वही होंगे जिन्हें हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। और फिर वो लेडी ये भी बताती है कि 3 लेग रेस में जो उन्होंने पैरों में रस्सियाँ बांध रखी हैं वो उन्हें कुकिंग करते वक्त नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ पर उनका पक्का टीम वर्क और प्यार साथ में देखा जाएगा और उनका प्यार इन रस्सियों के सहारे एक दूसरे की मदद करेगा। जो सुनकर लियोन और रोज़ दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर अब इस बात का क्या मतलब था और आखिर यह मुश्किल चीज़ उनकी मदद कैसे करेगी। यहाँ पर लॉटरी टिकट से सेलेक्ट किया जाना था कि उन्हें कौन सी डिश बनाना है। लियोन बक्से में हाथ डालकर उसे हिलाने लगता है और उम्मीद करता है कि उसे बनाने के लायक कुछ अच्छी चीज़ निकले। कि पर्ची निकालने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ था कि उन्हें क्रीम पफ बनाना है, जो देखकर लियोन रोज से पूछता है कि क्या तुम्हें यह बनाने आता है। रोज कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। जिस बात पर वह लेडी उन्हें बताती है कि वो उन्हें उसे कुक करने के स्टेप्स दे देंगे, जो सुनकर दोनों ही फटाफट अपना एप्रन पहनकर काम पर लगने के लिए शुरू हो जाते हैं और दोनों को चिपक कर काम करना पड़ा था। और क्योंकि रोज वॉइस को कुकिंग का ज़्यादा नहीं पता था, इसीलिए लियोन उसे इंस्ट्रक्ट करता बताता है कि कैसे क्या करना है और उसे कौन सी चीज़ देनी है, जैसे बटर चाहिए और कहाँ क्या क्या। रोज़ वॉइस भी बिल्कुल उसका इंस्ट्रक्शन मानते हुए बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। वहाँ पर दूसरी तरफ लगी बड़ी सी 3D स्क्रीन में वो देखते हैं कि बच्चों का टूर्नामेंट भी दिखाया जा रहा था और उनका कंपटीशन था बैलून बैटल रॉयल, जो कि अपने क्लाइमैक्स में चल रहा था। और फील्ड पे सिर्फ 4 छोटे ड्रैगन बचे थे, जिनमें से एक नोहा भी थी, 2 क्लॉ ड्रैगन क्लैन से थे और एक आइस ड्रैगन क्लैन से। और उन तीनों ने ही मिलकर नोहा पर हमला किया था, मिलकर उसके बैलून को फोड़ने की फिराक में। और हवा में उड़ते हुए वो बच्चे कहते हैं, हे लड़की, तुम अकेली हो, हार मान जाओ, तुम टॉप 3 में नहीं आने वाली। और यहाँ पर कमेंटेटर भी बताती है कि क्या छोटी नोहा इन 3 ड्रैगन्स के सामने अकेली अपने बैलून को बचा पाएगी। कि तभी नोहा एकदम अचानक ही लाइटनिंग स्पीड के साथ साथ स्किल्स का इस्तेमाल करती जल्दी से उनके चंगुल से निकलकर पहले उन 2 ड्रैगन लड़कों के बैलून को फोड़ देती है और फिर फटाफट तेज़ी से भागती है और उसका पीछा वो बाकी 2 भी करते हैं। पर नोहा पूरी तेज़ी से भागती हुई उस तीसरी वाली के बैलून को भी अपनी छोटी हाइट का फ़ायदा उठाकर फोड़ देती है। और अनाउंसमेंट होती है कि फाइनल विनर नोहा थी, जो कि इन सभी बच्चों में सबसे यंग थी, पर फिर भी उस अकेली ने 3 ड्रैगन्स को हरा डाला। उसके पीछे 3 ड्रैगन के बच्चे एकदम शर्म से रोने लगते हैं। मून भी अपनी बहन को देखकर एकदम एक्साइटेड हो गई और साइड में बैठी अनजानी ड्रैगन्स को खुशी से बताने लगती है, अंकल आपने देखा, ये मेरी बहन थी, देखा कितनी कूल है। लियोन भी खुश हुआ, कुकिंग करता हुआ कहता है, देखा, मुझे लगा ही था कि नोहा ये काम आसानी से कर सकती है। जिस पर रोज भी खरुशी से कहती है कि बेशक, आखिर वह क्यों नहीं कर पाएगी, आखिरकार वह बच्ची किसकी है। कि तभी लियोन नोटिस करता है कि जिस हाथ से वो अपने चेहरे को छू रही थी उस पर क्रीम लगी थी, जिससे उसका चेहरा थोड़ा गंदा हो जाता है। जो देखता लियोन फटाफट उसके चेहरे को छूता और क्रीम हटाता कहता है, 1 मिनट रुकना, ध्यान से, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है, रुको, मैं इसे अच्छे से साफ करता हूँ। जिस पर वह भी कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ पर। बाकी सभी लोगों के लिए ये एक काफ़ी कमाल का रोमांटिक मोमेंट बन जाता है और वे एक्साइटेड हुए कहने लगते हैं कि सच में उनके सामने तो ये एक कमाल का कपल है। मेलकम एकदम खुशी से स्क्रीन में उन्हें ही दिखाती हुई बताने लगती है कि इतने तेज चलते कंपटीशन के बीच में भी यहाँ पर ये कपल थे जो अभी भी एक दूसरे की परवाह कर रहे थे। और ये लोग और कोई नहीं, रोज और लियोन की फैमिली थी, सिल्वर ड्रैगन क्लैन से। कि फिर विल्सन भी उनके बारे में बात करता बताने लगता है कि एक क्वालिफाइड फैमिली मील सिर्फ टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स से नहीं बनती और न ही एकदम प्रोफेशनल स्किल के साथ, बल्कि उस खाने में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए प्यार होना भी ज़रूरी है। और प्यार और मेहनत से बनाई गई चीज़ कभी भी बुरी नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर विल्सन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है रोज़ और लियोन की फैमिली का रिजल्ट देखने के लिए। और कमेंटेटर रोज़ और लियोन को पूरी स्क्रीन में दिखाकर सभी ऑडियंस को बताने लगती है, उनके लिए और भी अच्छे से तालियां बजाने के लिए, जो कि सभी ड्रैगन्स के लिए मॉडल कपल थे। और रोज़ और लियोन को भी सभी को हाय करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ता है और बाकी ऑडियंस उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं उनकी सपोर्ट के लिए। जो हरकतें देखता परेशान होता लियोन कहता है, हाँ हाँ, आखिर मुझे किस ड्रैगन को काटना पड़ेगा ताकि मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। जिस पर रोज़ भी कहती है कि बेहतर रहेगा कि वह सभी के सभी को ही मार डाले और फटाफट वहाँ से घर निकले। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लियोन और रोज़ ने आखिरकार स्वादिष्ट से दिखने वाले
क्रीम पफ्स बना दिए थे जो कि देखकर पता चल रहा था कितने लाजवाब होंगे। और फिर तीनों जजेस आ जाते हैं और उसे देखकर ही कहते हैं कि ये तो देखने में भी काफ़ी लाजवाब लग रहा है। और लियोन और रोज साथ में मिलकर ये चीज़ को उन्हें धीरे धीरे खाकर एंजॉय करने को कहते हैं। और फिर विल्सन जब उसे चखता है तो वह एकदम मुस्कुराता है, खुशी से कहता है, यह पफ दिखने में भी काफ़ी अच्छा था। क्रिस्पी के साथ साथ इनकी स्किन भी काफ़ी स्मूथ है और इनके अंदर की क्रीम का टेस्ट तो लाजवाब है, सच में एकदम लजीज। और आप दोनों के साथ में इस स्किल को देखकर पता लगता है कि आप घर में भी काफ़ी टाइम साथ में खाना बनाते होगे। जिस बात पर लियोन नोटिस करता है कि रोज़ इन चीज़ों में इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसीलिए लियोन आगे बढ़ता कहता है, हाँ बेशक, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों मिलकर जब टाइम मिलता है साथ में डेजर्ट्स बनाते हैं। और उसे तो क्रीम पफर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और वो सबसे ज़्यादा उन्हें बनाना एंजॉय करती है। कि तभी लियोन अपने मन में इमेजिन करने लगता है कि आखिर रोज़ क्रीम पफ्स बनाते वक्त कैसे दिखेगी, क्योंकि वह ये काम करते वक्त काफ़ी गलतियाँ करती थी। तो लियोन इमेजिन करता है कि गलती से क्रीम उसके ऊपर गिर जाती है और वो माफ़ी मांगती है, वो भी सेडक्टिव कपड़ों में। ये इमेजिनेशन लियोन के दिमाग पर हावी हो रहा था, इसीलिए अपने सर को पूरी तरह से घुमाकर अपना दिमाग साफ करता कहता है, नहीं नहीं लियोन, ऐसा मत सोच, यह क्रीम पफर बस एक आम चीज़ होती है। यह बस इंसानी दिमाग का असर है जो मेरे ख्यालों में ऐसी उल्टी पुल्टी बातें आ रही हैं। कि रोज भी देखती है कि लियोन क्या क्या अजीब सी हरकतें कर रहा है। कि यहाँ पर विल्सन फिर कहता है, देखकर तो लगता है कि आप दोनों की कपल लाइफ में काफ़ी रंग हैं। तो अगर हो सके तो हमें भी इन लाजवाब क्रीम पफ्स की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। जिस पर लियोन और रोज़ मिलकर अपने हाथों से दिल का सिंबल बनाते हुए बताते हैं, यह स्पेशल रेसिपी कुछ और नहीं बल्कि उनका प्यार है, उनका आपस का गहरा प्यार जिसने इन क्रीम पफ्स में जान डाली थी। और फिर वैसे ही वो जजेस उन क्रीम पफ्स से खुश होकर तीनों उन्हें काफ़ी हाई स्कोर दे देते हैं। और अभी तक का ये स्कोर कुकिंग कंपटीशन में सबसे ज़्यादा था। और विल्सन तो रेसिपी के लिए पागल हो गया था। और लियोन भी मन ही मन सोचता है, ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब ये बात पक्की हो चुकी है कि हमें फर्स्ट स्कोर मिलेगा। जिसे सोचते ही वह एकदम खुशी से मन ही मन में हंसने लगता है कि वह स्कोर मिलने के बाद रोज से किया गया उसका वादा पूरा हो जाएगा और फिर उसे पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और वह अच्छे से अपनी बॉडी को रिकवर कर पाएगा। और फिर ऐसे ही सभी कंपटीशन ओवर हो जाते हैं और एकेडमी के इस फैमिली कंपटीशन में थर्ड प्लेस पर आने वाली थी एलेक्स फैमिली क्लॉ ड्रैगन क्लैन से, जिन्हें रिवॉर्ड में मिला था तेशु नूडल्स वाउचर। और फिर सेकंड प्लेस पर आई थी रोज फैमिली विंड ड्रैगन क्लैन से, जिन्हें बी लेवल की सीक्रेट मैजिक बुक मिली थी। और फिर आखिरकार अब फर्स्ट प्लेस में आई थी हमारी सिल्वर ड्रैगन क्लैन का फैमिली, जिन्हें रिवॉर्ड के तौर पर मिला था ऑब्वियसली सबसे पहले तो गोल्डन बैच और उसके बाद 7 दिन की लग्जरी हॉट स्प्रिंग का टूर, यानी घूमने के लिए मुफ्त की छुट्टियां ही छुट्टियां जिसे वो अच्छे से एंजॉय कर पाएं। और इस रिवॉर्ड को देखता हुआ लियोन हर एक चीज़ को एनालाइज करता सोचता है, 7 दिन का टूर फैमिली वाला, वो भी लग्जरी हॉट स्प्रिंग में, यानी वो भी रोज के साथ, यानी उसका ये वाला हफ्ता बिना रेस्ट के जाएगा, यानी उसकी इतनी मेहनत जो सिर्फ उसने रेस्ट करने के लिए की थी वो वहाँ जाकर उसे इस हॉट स्प्रिंग टूर में बितानी पड़ेगी। यहाँ पर रोज एकदम खुश होती नोहा के पास आकर खुशी से कहती है, नोहा ये बुरा प्राइस नहीं है, तुम बताओ, तुम अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे टूर पर जाना चाहती हो जहाँ हम अच्छे से वेकेशन को एंजॉय कर पाएं। इसीलिए नोहा भी खुशी से कहती है कि बेशक वो जाना चाहती है। यहाँ पर पीछे लियोन का चेहरा देखने लायक था और मन ही मन वो देख पा रहा था कि कैसे उसके हाथों से उसके लिए असली वेकेशन जो कि छुट्टियाँ थीं वो फिसल कर जा रही थी इस टूर वेकेशन की वजह से। वो मन ही मन सोचता है कि काश उसे पहले पता होता कि फर्स्ट प्लेस में यह प्राइस होगा। और फिर कुछ टाइम बाद रात को हम देखते हैं सिल्वर ड्रैगन कैसल में पूरी फैमिली इस कंपटीशन को जीतने की खुशी में चीयर्स कर रहे थे। और एकदम खुशी से मून कहती है कि उनकी फैमिली तो सच में नंबर 1 है और उसके डैड मॉम और सिस्टर सभी के सभी कमाल के हैं। और मून भी उनकी बराबरी करने के लिए अच्छे से मेहनत करना चाहती है ताकि वो उनसे पीछे न रहे, जिस बात पर रोज भी खुश होती है। कि यहाँ पर फिर नोहा थोड़ी शर्माती हुई अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते कहती है कि वह सच में अपने पेरेंट्स की बहुत ही शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी कूल स्पोर्ट्स मीट में फर्स्ट आने में, जो कि वह फर्स्ट आना ही चाहती थी। इस बात पे रोज़ कहती है, ये बेशक उसके पेरेंट्स होने के नाते उनका फ़र्ज़ था इतना करना, पर यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो मेहनत जो नोहा ने खुद से की थी और बाकी सबसे कम उम्र की होने के बावजूद भी उसने वहाँ पर कमाल का काम किया था। जिस पर लियोन भी बिल्कुल एग्री करता हाँ करता है। कि यहाँ पर फिर रोज़ नोटिस करती है कि उसके पास बैठा हुआ लियोन जब से उसने फर्स्ट प्लेस में आने वाले प्राइज़ के बारे में सुना था, वो तब से थोड़ा निराश सा लग रहा था, जिससे रोज़ को लगने लगता है कि क्या लियोन सच में इस वेकेशन से खुश है।
यहाँ पर फिर नोहा कहती है कि उसे एक और ज़रूरी बात कहनी थी और फिर वो सभी को कहती है कि क्या वो सभी लोग कुछ पल के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर सकते थे, जिस पर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर नोहा ऐसा उन्हें क्यों कह रही थी, पर फिर भी सभी ऐसा करते हैं। और मून की आंखें बंद करने पर नोहा आकर अपनी प्यारी बहन के गले लग जाती है, क्योंकि वह हमेशा उसे सपोर्ट और प्यार करती थी और वैसे ही वह जाकर रोज़ के साथ भी करती है, क्योंकि उसकी माँ स्ट्रिक्ट तो काफ़ी थी पर बचपन से उसने उन्हें बहुत प्यार दिया था। फिर वो धीरे धीरे लियोन की तरफ बढ़ने लगती है और वो थोड़ा घबरा भी रही थी, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे ही उन बाप बेटी का रिश्ता पक्का हो रहा था और लियोन यहाँ पर कंफ्यूज था कि आखिर वह उन्हें क्या सरप्राइज देना चाहती है। कि फिर नोहा आकर लियोन को भी गले से लगा लेती है, जिसे महसूस कर लियोन थोड़ा घबरा जाता है कि अब नोहा में इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि वो उसे प्यार से गले लगा रही थी। और फिर वो खुश होती कहती है, आपका शुक्रिया डैड, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। इस बात से खुश होता लियोन भी सोचता है, तो ये हम सबके गले लगना चाहती थी थैंक यू कहने के लिए। अभी भी इस बच्ची को शर्म आती है, इसलिए उसने सभी को अपनी अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर वो लियोन को शर्ट से पकड़कर खींचती, एक हल्की सी उसके गाल पर किस करती है, जिससे पता चलता है कि वो उसे अब अपने डैड के तौर पर एक्नॉलेज करती है। पर थोड़ा इंट्रोवर्ट बच्ची होने के कारण वो वहाँ से शर्माती हुई जाने लगती है और कहती है कि अब सभी अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। लियोन उसकी तरफ देखता कहता है, नोहा, लगता है तुम में सच में हिम्मत आ गई है। जिस पर वह कहती है कि वाने उसने लियोन से वादा किया था कि अगर वह इस चैंपियनशिप को जीतेगी तो वो उसे डैड बुलाया करेगी, इसीलिए उसे सपोर्ट करने के लिए वो बस उसे खुशी से शुक्रिया करना चाहती थी उसके साथ खड़ा रहने के लिए। पर वो ये बात भी क्लियर करती है कि अगर वो इस बार फर्स्ट नहीं भी आते तो वो फिर भी उसे डैडी बुलाने वाली थी। ये बात सुनकर और अपनी बेटी का प्यार देखकर लियोन एकदम इमोशनल हो जाता है। उसकी मेहनत सच में रंग लाई थी। यहाँ पर मून उसके पास आकर उसे कहने लगती है, सिस्टर, आपका चेहरा कुछ ज़्यादा ही लाल हो चुका है, आप ठीक तो हैं ना? जिस पर वो कहती है कि कुछ खास बात नहीं है और उन्हें अब जल्दी से खाना खाना चाहिए। लियोन यहाँ पर चिल्लाता हुआ कहता है, आज तुम्हारा डैड बहुत ही खुश है, शराब लेकर आओ, मैं दबाकर पीऊंगा। जिस पर रोज़ कहती है, इतनी भी ज़्यादा ना पीना, क्योंकि कल हमें जाकर बच्चों के वेकेशन के लिए स्विम सूट खरीदने लेकर जाना है। यह वेकेशन का नाम सुनकर लियोन थोड़ा फिर से निराश हो जाता है और फिर अगले दिन हम देखते हैं स्काई सिटी को, यानी आसमान में ऊपर बनी गई सिटी को, जहाँ पर ड्रैगन्स उड़कर जाते थे। यहाँ पर एक दुकान में बैठा हुआ लियोन वहाँ के शीशे पर वेकेशन शब्द को लिख रहा था। उसके सामने छुट्टियों को एंजॉय करने का मौका था, पर वो ये छुट्टियाँ नहीं चाहता था। अब चैंपियनशिप को जीतने के बाद उसे इस चीज़ का पछतावा भी हो रहा था। उसके चेहरे की उदासी साफ साफ जाहिर हो रही थी। कि दुकान के बाहर जाती हुई एक बच्ची भी लियोन का चेहरा देखकर अपनी माँ को बताती है, मॉम देखो तो सही, वो ड्रैगन कितनी अजीब सी हरकतें कर रहा है। जिस पर उसकी माँ उसे बताती है, ऐसे पागल लोगों की तरफ मत देखना, वरना ये बीमारियां तुम्हें भी लग सकती हैं। यहाँ पर लियोन की हालत ऐसी थी कि अगर भगवान उसे एक और चांस दे तो वो घर में रहने वाली वेकेशन को ही चूज करेगा। और वो अपनी छुट्टियों पे रोता हुआ कहता है, माफ़ करना वेकेशन, मैंने तुमसे रिश्ते का वादा किया था, पर वो भी मुझसे छिन गया सिर्फ स्कूल कंपटीशन को जीतने की वजह से। कि तभी लियोन को पीछे से रोज़ की आवाज़ आती है, जो उसे उसकी तरफ देखने को कहती है और साथ ही यह भी कि यह स्विम सूट उसके ऊपर कैसा लग रहा है, जिसे बिना देखे लियोन कहता है कि वो उस पर अच्छी लग रही है। जिस पर रोज़ नया स्विम सूट पहनी कहती है कि लियोन ने उसे देखने के लिए अपना सिर तक नहीं मोड़ा था, तो आखिर उसे कैसे पता था कि यह सूट उसके ऊपर एकदम परफेक्ट लग रहा होगा? क्या वो बस जानबूझकर दिखावा कर रहा है? जिस पर लियोन मुड़ता, उसे ऊपर से नीचे देखता कहता है, हाँ, सच में मेरी बात पर यकीन करो, तुम चाहे कोई भी कपड़े पहन लो, तुम उसमें अच्छी ही दिखोगी। जिसमें रोज़ अपनी ड्रेस को थोड़ा एडजस्ट करती कहती है कि ये बात तो वैसे थोड़ी सही थी, मगर इन कपड़ों में लग रहा था जैसे इसमें अभी भी काफ़ी फैब्रिक मौजूद था, जिसकी वजह से ये उसे बहुत ही टाइट सा लग रहा था। और फिर वह एक और ब्लैक सूट को पकड़ती और लियोन की तरफ दिखाती है, उससे पूछती है कि आखिर ये वाला उस पर कैसा लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुला-खुला सा था। जिसमें एक बार लियोन रोज़ को इमेजिन करने लगता है कि ये स्विम सूट उस पर कैसा लगेगा, जो इमेजिन कर उसके दिमाग में एक इमेज आती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा भारी होने लगता है और उसका कंट्रोल अपने आप से खोने लगता है। और अपने आप पर कंट्रोल पाता लियोन सोचता है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, अगर रोज़ ने हॉट स्प्रिंग बाथ में इस स्विम सूट को पहन लिया, तो मेरे शरीर में लगा हुआ ड्रैगन मार्क थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि पूरी रात चमकेगा और फिर मेरी रेस्ट का तो नामो निशान नहीं रहेगा। जिस पर फैसला करके लियोन उसे कहता है कि नहीं, ये वाला स्विम सूट उसके ऊपर सूट नहीं करेगा। जिस बात से डिसअपॉइंट होकर उसे वापस रखती रोज़ कहती है कि
पहले उसे लगा था जैसे लियोन उसे देख रहा था कि उसे ये वाला स्विम सूट पसंद आएगा, बट अब क्या कर सकते हैं। और वह कहती है, फिलहाल वो उनके बच्चों के लिए ही स्विम सूट खरीदने के लिए आई थी, क्योंकि उसने अपने लिए तो पहले से तैयार कर रखे थे। और शॉप की लेडी भी नोहा और मून के लिए प्यारे प्यारे छोटे से स्विम सूट लेकर आ जाती है, जो कि सेम थे बस डिफरेंट कलर में, जिन्हें देखकर नोहा और मून दोनों खुश होते हैं। कि यहाँ पर रोज लियोन के चेहरे पर वो उदासी देखकर पूछती है कि आखिर तुम इतना निराश सा क्यों दिख रहे हो। जिस पर मना करता हुआ लियोन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आखिर वो निराश क्यों होगा। जिस पर फिर रोज कहती है, हाँ देखो, मैं जानती हूँ तुमने इस बार अपनी वेकेशन अच्छी तरह से पाई है, और अगर हो सकता तो मैं भी तुम्हें छुट्टियां देती, पर इस हॉट स्प्रिंग ट्रिप की डेट को चेंज नहीं किया जा सकता। और अपनी बेटियों की तरफ देखते हुए रोज कहती है कि लियोन को यहाँ पर अपने बच्चों को देखना चाहिए, जो कि इस वेकेशन में आने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो अगर उसकी बच्चियाँ खुश हैं तो लियोन को भी पिता होने के नाते उनके लिए खुश होना चाहिए। जिन्हें खुश देखकर अपने आप को मनाने की कोशिश करता लियोन भी कहता है, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। अब फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर रोज उसे पास आकर कहती हैं कि आखिर फिर इस बारे में क्या ख्याल है कि इस पूरी ट्रिप के दौरान वो इन 7 दिनों तक खुद लियोन को हाथ तक भी नहीं लगाएगी। जिस पर लियोन उसे घूरता कहता है, हाँ मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अभी बस इतना शब्द कहते हुए तुम्हारे हाथ मेरे पूरे शरीर को छू रहे हैं, तो बेशक तुम जब मर्जी आकर मुझे छुओगी। जिसके जवाब में फिर रोज उसे पक्का करती कहती है कि वो ड्रैगन क्लैन की रेपुटेशन पर कसम खाकर इस बात का वादा करती है। यह देखकर लियोन को भी भरोसा हो जाता है, और वो बताता है कि अगर यही बात है तो फिर ठीक है। फिर उसके कान के पास आकर वो स्ट्रक्टिव आवाज़ में कहती है कि अगर लियोन यहाँ पर खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसे आगे रोज़ पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि उसने उसे रेस्ट करने नहीं दिया। जिस बात पर पहले तो लियोन शर्माता है, फिर अपने आप पर कंट्रोल करता उसकी आंखों में घूरता कहता है, हाँ बेशक मैं अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक सबसे ताकतवर ड्रैगन स्लेयर, एक फीमेल ड्रैगन को खुद से पहले छूना चाहूँगा? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और वो ऐसा कह तो रहे थे, पर जितना दिख रहा था वो ऑलरेडी एक दूसरे को छू ही रहे थे कि फिर वो दूर होते हैं। वहाँ से जाते हुए रोज उसे कहती है कि लियोन को अपनी बात को याद रखना चाहिए, और अगर रोज के शरीर का मार्क एक बार भी चमकता है तो वह समझ जाएगी कि लियोन एकदम झूठा है, और फिर उसकी खैर नहीं। जिस चुनौती को लियोन भी स्वीकार करता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं फ्लोइंग क्लाउड वैली को, जो जगह आलीशान और सुंदर सी थी। हर तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और सुंदर झील के झरने। और लियोन और उसकी फैमिली वहाँ के होटल के फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, जो ऑब्वियसली एकेडमी के बिल के अंदर आएगा। और वहाँ की लेडी उनका स्वागत करते कहती है, जी आपकी फैमिली का स्वागत है। आप तो वही सेंट एकेडमी की सबसे कमाल की जीतने वाली फर्स्ट फैमिली है ना। जिस बात पर रोज हाँ करती है, और हम देखते हैं कि लियोन और रोज दोनों ही इस बार अच्छे कपड़ों में तैयार होकर आए थे। और फिर वो लेडी एक बार फिर से क्लियर करती बताती है कि एकेडमी उनके रिसॉर्ट के सारे एक्सपेंसेस को पे करेगी, तो यहाँ पर वो हर एक तरह की एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। कि यहाँ पर कांच के अंदर फशेज को देखकर मून कहती है कि ये सुंदर फशेज काफ़ी स्वादिष्ट लग रही हैं। जिस बात पर नोहा बताती है कि नहीं बेवकूफ़, इन्हें खाना नहीं है। और यहाँ पर रोज़ को लेडी उनका रूम कार्ड दे देती है, और उन्हें सिर्फ 2 ही रूम्स दिए गए थे, यानी एक बच्चों के लिए और एक लियोन और रोज़ के लिए। जिस पर लियोन थोड़ा परेशान होता है। जो देखती लेडी भी पूछती है कि क्या इस अरेंजमेंट से लियोन को कुछ बुरा लगा है? और अगर वो खुश नहीं है इस हॉट स्प्रिंग वाली स्पेशलिटी से, तो वो उनके लिए एक स्पेशल कपल हनीमून रूम भी तैयार कर सकती हैं, जो और भी ज़्यादा रोमांटिक होगा। जिस पर लियोन मना कर देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसअपॉइंट होकर वो वहाँ से जाने लगता है। रोज़ भी अपनी बच्चियों को अपने पास बुलाती है, ताकि वो अपनी आगे जगह पर जा पाएं। कि लियोन परेशान चलता चलता अपने मन में सोच रहा था, हाँ तो इसका मतलब है आज आखिर मुझे रोज़ के साथ एक ही कमरा शेयर करना पड़ेगा, और अगर हो सके तो मुझे तरीका ढूंढना होगा इस चीज़ को किसी तरह से अवॉइड करने का। इसलिए हंसता हुआ वो अपनी बेटियों के पास जाकर पूछता है कि क्या वो दोनों अपने डैड के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी। जिस पर मून मना करके कहती है कि भाई नहीं, वो अपनी सिस्टर के साथ ही सोना चाहेगी। और फिर एकदम समझदार बनती मून कहती है कि उसकी आंटी ईशा ने बताया था कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम बड़े हो या फिर छोटे बच्चे, तुम्हें अपनी अपनी प्राइवेट स्पेस की ज़रूरत है, और तुम्हें दूसरों की स्पेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिस पर लियोन का दिल पत्थर का हो जाता है। लियोन मन ही मन सोचता है, मून शुक्रिया तुम्हारा, तुमने डैडी के बचने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। और फिर नोहा मून को अपने साथ ले जाती कहती है कि वो अपनी बहन का खुद अच्छे से ध्यान रख सकती है, तो मॉम और डैड को साथ में जाकर एंजॉय करना चाहिए।
और लियोन यहाँ पे थोड़ा खरुश था कि नोहा उनके बारे में सोच रही है, पर कम से कम इस हफ्ते वो ऐसा ना करती तो बेहतर होता। और पीछे रोज़ इस चीज़ के मज़े ले रही थी और फिर वो जाकर उन्हें उनका रूम कार्ड दे देती है और बताती है कि अगर कोई भी मुश्किल या ज़रूरत हो तो वो उन्हें जब मर्ज़ी तब बुला सकते हैं। और फिर वो दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर एन्जॉय करती भागती हुई अपने कमरे की तरफ चल पड़ती हैं। जो देखता लियोन कहता है, मेरे बच्चे सच में कितने बड़े हो गए हैं कि अब उन्हें अपने डैडी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सच में आखिर ये बूढ़ा पिता अब अपने बच्चों के साथ टाइम तक नहीं बिता सकता। कि तभी रोज उसे इशारा करती कहती है कि आखिर लियोन कब तक टाइम वेस्ट करके उल्टे पुल्टे ड्रामे करेगा और उन्हें जल्द से जल्द अपने कमरे में चलना चाहिए। और लियोन भी अब बस अपने मन को तैयार करने लगता है क्योंकि आगे जो भी चीज़ हो जाए उससे उनके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि रोज़ वॉइस के साथ अकेले कमरे में बंद होना उसके लिए सर्वाइवल से कम नहीं था। फिर अपने कमरे में आने के बाद रोज़ बाहर खिड़की से नज़ारा देखती है और बाहर एक अच्छा सा पूल बना हुआ था जहाँ वो जाकर एंजॉय कर सकते थे। और रोज़ लियोन को बताती है कि यहाँ का सीन तो काफ़ी कमाल का है। और लियोन भी अपने आसपास का माहौल देखता रोज से पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम यहाँ पहले नहीं आई हो? और लियोन को ऐसा इसीलिए लगा था क्योंकि रोज वॉइस की पहचान तो हर जगह पर थी। इस बात पर मना करती रोज उसे कहती है कि नहीं, एक्चुअली में इस जगह पर उसका भी फर्स्ट टाइम है और वह ज़्यादातर तो सिल्वर ड्रैगन क्लैन के अफेयर्स की वजह से बिजी रहती थी, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था इधर उधर घूमने का और नोहा और मून को यहाँ पर खेलने के लिए लेकर आने का। इसलिए इस जगह पर वो भी फर्स्ट टाइम आई थी। और फिर वहीं पर एक सूटकेस रखकर वो लियोन को कहती हैं कि वो इस बार अपने साथ एक कैमरा लेकर आई है ताकि वो सोवनियर के तौर पर अपने साथ यहाँ की फ़ोटोज़ ले जा पाए, जो कि वो फैमिली के तौर पर साथ में खींचेंगे। और कैमरे का नाम सुनकर लियोन घबराता सोचता है, एक मिनट, कैमरा? ये कहीं वही सेम कैमरा तो नहीं जिसे मैंने पहले इस्तेमाल किया था? और रोज़ उसे बताती है कि उसके पास एक कैमरा पड़ा था जो कि उसे अपनी जवानी के दिनों में स्कूल स्पोर्ट्स मीट में ही मिला था, क्योंकि वह फर्स्ट आई थी। जिससे लियोन को पता चल जाता है कि बेशक उसके पास सिर्फ एक ही कैमरा था। जिसे पकड़कर घबराया वो अपने मन में सोचता है, नहीं, यह सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी कैमरा के अंदर तो मैंने रोज़ की वो बन्नी गर्ल तस्वीरें छुपा रखी हैं, जिसे मैंने सेव कर रखा है उसे बाद में ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि इसका मैं बाद में इस्तेमाल कर इस फीमेल ड्रैगन को मज़ा चखा पाऊँ। पर अगर ये तस्वीरें उसके हाथ में लग गईं, तो इससे मेरी इस हरकत का सबूत दिख जाएगा, जिसके बाद इस हफ्ते का रेस्ट भी बर्बाद हो जाएगा। कि तभी रोज़ वहाँ पर आकर लियोन से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे कैमरा मांगती है। कि लियोन परेशान फैसला ले रहा था कि रोज़ के पता लगने से पहले उसे इन सभी फ़ोटोज़ को किसी तरह से छुपाना होगा और कैमरा से सभी सबूतों को मिटाना होगा। कि फिर लियोन कैमरे को गले लगाकर कसकर पकड़ लेता है, जिस पर रोज़ उससे पूछती है कि आखिर वो कैमरे को अपने बच्चे की तरह क्यों छुपा रहा था? इस बात पर लियोन प्यार से कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि कैमरा काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींचता हूँ और मैं इस काम में एक्चुअली बहुत ही प्रोफेशनल हूँ। सच में कि मुझे टाइटल तक दिया गया है। जिस पर उत्सुक होकर रोजे उससे पूछती है कि लियोन, तुम्हारा टाइटल तो पहले प्रोफेशनल ड्रैगन स्लेयर था, तो फिर वो अचानक से प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैसे बन गया? जिस बात का लियोन जवाब देता है, अरे तुमने मुझे क्या समझा है, मैं काफ़ी चीज़ों में प्रोफेशनल हूँ, बस ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने मास्टर के गधे की बचपन से तस्वीरें खींचता आया हूँ, तो तुम्हारी तस्वीरें तो वैसे मैं मिस नहीं करूँगा। जिस बात पर फिर रोज़ भी मान जाती है और कहती है, ठीक है, फिर वो आकर उनकी जितनी चाहे उतनी तस्वीरें खींच सकता है। और साथ ही साथ आज रात में बारबेक्यू और फायरवर्क शो भी था, तो उससे पहले वो लोग थोड़ी सैर पर जाएँगे। जिस बात पर लियोन खुशी-खुशी मान जाता है और फिर वो लोग पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं। और लियोन अपनी बच्चियों को बताता है कि उनका डैड आज उनकी कमाल की सुंदर-सुंदर तस्वीरें खींचने वाला है, जिस पर मून बहुत ही खुश होती है। फिर वो लोग एक ताकतवर वॉरियर के स्टैच्यू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों बहनें अपने-अपने पोज़ देती हैं। लियोन उनकी एक सुंदर सी तस्वीर खींचता है और फिर इस तस्वीर के बाद अगली तस्वीर वो उन डियर पार्क में खिंचाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सुंदर-सुंदर डियर्स थे। वहाँ के डियर बहुत ही प्यारी थीं, जो उनकी बात मानती थीं। और उन डियर्स के बीच में रोज़ भी जाती है और सभी डियर्स भी उसे प्यार करने के लिए उसके पास आ रही थीं और सच में रोज़ उन सभी डियर्स के बीच में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता पर दोनों बच्चियाँ कहती हैं कि मॉम सच में बहुत ही खूबसूरत है। और फिर मून को वहाँ पर एक टॉय वेंडिंग मशीन दिखती है, जिसे खेलने के लिए वो अपनी मॉम को साथ बुलाती है और रोज़ भी जाकर देखती है, तो उस वेंडिंग मशीन के अंदर छोटे-छोटे टेडी बियर्स मौजूद होते हैं, जिसे देखकर रोज़ वॉइस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है एक ऐसा ही टॉय लियोन ने उसके लिए जीता था।
और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन लियोन को काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो रोज़ की एक और तस्वीर खींच लेता है। और आगे जब वो उस टॉय बेयर को निकाल लेती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर लियोन जल्दी उसकी एक और तस्वीर खींच लेता है और फिर कैमरा नीचे करके वो रोज़ की तस्वीर को निहारने लगता है कि उसकी अदा तो सच में कितनी ब्यूटीफुल थी, कि तभी पीछे से रोज़ आकर वो तस्वीर देखती है और लियोन को बताती है कि ये तस्वीर तो उसने उसकी काफ़ी अच्छी खींची थी, वरना उसे तो लगा था कि लियोन जानबूझकर उसकी घटिया तस्वीरें लेगा। जिस पर वह कहता है, बेकार की बातें मत करो, मैं एक प्रोफेशनल कैमरामैन हूँ, तो मैं इन चीज़ों में कोई भी गड़बड़ी नहीं करूँगा। और फिर थोड़े टाइम बाद हम उन्हें देखते हैं उस पार्क में कोल्ड ड्रिंक खरीदने की लगी गई लाइन में, जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, और लियोन रोज़ को कहता है कि उसे इतनी लंबी लाइन में उसके साथ आने की ज़रूरत नहीं है और वो सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स खरीद कर ला सकता है। जिस पर रोज़ बताती है कि उसे लगा था कि अगर लियोन अकेला लाइन में लगेगा तो वह अकेला काफ़ी बोर हो जाएगा। और फिर वो उसी जीते गए टेडी बेयर को पकड़ती है और कहती है कि उसके पास लियोन के लिए एक चीज़ है। जिस पर लियोन भी पूछता है, हम क्या है, दिखाओ। तभी रोज़ वो टेडी बेयर जो उसने जीता था लियोन की तरफ करती कहती है कि वो ये टेडी बेयर उसे देना चाहती थी, क्योंकि लियोन ने भी स्काई सिटी में उसे एक टेडी बेयर जीत कर दिया था। जो देखता लियोन भी उसे पकड़ता है और हंसता हुआ कहता है, अच्छा, वो टेडी बेयर? वो तो एक बड़ा सा बेयर किंग था ना, और तुमने तो मुझे एक छोटा सा टेडी दिया है। ये सुनकर अचानक ही रोज़ को थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि उसने भी इसे जीतने में काफ़ी मेहनत की थी और लियोन उससे ऐसी बात कर रहा था। इसलिए वह उसे वापस लेने की कोशिश करती कहती है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम उसे मुझे वापस दे दो, क्योंकि मैंने उसे काफ़ी मुश्किल से पकड़ा था। जिस पर लियोन उससे बचता कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और मैंने कब कहा कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरी तरफ चेयर पर मून और नोहा दोनों बैठकर अपने मॉम डैड का वेट कर रहे थे, और बोर होती मून कहती है, आखिर मॉम डैड मून की कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर कब आएंगे। तभी नोहा उसकी तरफ देखकर मून को बोलती है, वैसे मून, तुम्हें एक बात बताऊं, तो मुझे कभी कभार तुमसे जलन होती है। ये बात मून को समझ नहीं आती और वो पूछती है कि आखिर उसकी बहन उससे क्यों जलती होगी। जिस पर उदासी भरे चेहरे से नोहा नीचे देखती बताती है कि उसे जलन होती है कि वो मून की तरह अपनी अंदर की बातें अपने मॉम डैड को नहीं बता पाती और काफ़ी चीज़ें साफ नहीं कर पाती। जिस पर मून उसे कहती है कि सिस्टर, तुम भी अगर ऐसा करना चाहो तो कर सकती हो। जिस पर नोहा साफ साफ मुंह फेर देती है और साफ करती कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मून, मैं पहले से बड़ी हो चुकी हूँ और बड़े बच्चे कभी भी वो चीज़ें कह नहीं सकते जो वो चाहते हैं। और हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि नोहा हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसा वह बनकर रहती थी, और ट्विन सिस्टर होने के साथ वो मून से सिर्फ 20 मिनट ही बड़ी थी। मून और नोहा साथ में बड़े हुए थे अपनी माँ रोज़ की परवरिश के अंदर, जो कि बचपन से ही उन्हें हर एक तरह की नॉलेज और कहानियाँ सुनाती थीं और उन दोनों का अच्छे से ध्यान रखती थीं। और उन दोनों की आंखों में उनकी माँ सबसे ताकतवर थी। उनकी माँ उनके लिए सब कुछ थी और सबसे पावरफुल बीइंग थी, जब तक एक दिन नोहा ने अपनी सुंदर और ताकतवर माँ को अपने बेहोश डैड के पास एकदम निराशी से बैठे नहीं देखा। और तब नोहा को उन्हें ऐसे देखकर रियलाइज़ हुआ था कि उनकी ताकतवर माँ की एक कमज़ोर साइड है और वह भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। जिसके बाद नोहा ने फैसला किया कि अगर वह जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए तो वो अपनी माँ के साथ थोड़ी जिम्मेदारियाँ शेयर कर सकती है, वो उन्हें सहारा दे सकती है। और उसके बाद से ही नोहा के दिल के अंदर अपने परिवार का ध्यान रखने का वो फैसला आया था, जिसके बाद से उसने हर पल से जितना हो सके उतना बड़ों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। नोहा ने अपने आप को फोर्स किया कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी मैच्योर और इंडिपेंडेंट बने और अच्छे ग्रेड्स लाकर अपनी माँ को खरुशी दे, और ऐसा हुआ भी। नोहा की कामयाबी से रोज़ बहुत ही खुश थी, और यह सब नोहा ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपनी माँ के चेहरे पर उस दिन वाली निराशा को फिर कभी ना देख पाए और उसकी माँ हमेशा खुश रहें। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और मून नोहा को कहती है, देखो सिस्टर, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो नहीं समझती, पर मैं भी आपसे कुछ चीज़ों में काफ़ी जलती हूँ। जिस पर नोहा हैरान होते पूछती है कि आखिर मून उससे किस बात पर जलन करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं। अगले हफ्ते मैं एक बहुत ही ख़ास एक्सप्लेनेशन वीडियो ला रही हूँ। यकीन मानिए, उसे देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। उसे मिस न करने के लिए अभी बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें।